जो डीजी साहब हैं बासित रोज़ा सर, मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा सर आप थोड़ा-सा अपने ख़्यालात का इज़हार करें। उसके बाद फिर बाकायदा आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। जी, अस्सलाम वालेकुम. My name is Basit Rawki, Director General at TDAP Karachi, or I am representing the Textile and Leather Division. So basically, the series of webinars has been designed by the TDAP, and this is the first organized today. बेसिकली इस सेमिनार का मकसद ये था कि लुक अफ्रीका पॉलिसी के मुताबिक ऑलरेडी हम एक कॉन्फ्रेंस कर चुके थे और बिकॉज ऑफ कोविड कोई हेक्टिकली उसको फॉलो अप नहीं किया जा सका था. तो अब चूंकि कोविड के बाद सिचुएशन बेहतर हो रही है तो हम ये चाह रहे थे कि हम एक दोबारा से अब स्पेशली टेक्सटाइल एंड लेदर, क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस में भी टेक्सटाइल एंड लेदर के बहुत जो लीडिंग एक्सपोर्टर्स थे उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत किया था. और हम ये भी चाह रहे थे कि जो एसएमईज उस वक्त नहीं उस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर सकी थी थ्रू वेबिनार, वी शुड गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द टीआईओस पोस्टेड इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द अफ्रीका. So I think this webinar will go a long way to create an awareness about the export potential which exists in the African countries, and as well as it gives the relevant information to the exporters so that they are able to exploit the potential of the African market, especially in the context of the textile and leather products. So keeping this view, I hope this webinar will create not only the synergy between all the exporters and the TIOs to exploit the potential, but also it will be a first step towards this, and we will see after this webinar which are the particular inquiries, and which particular relevant or detailed information are required by our exporters, so that in future we can also have another series of this webinar in the context of the textile and leather. With this, I thank you, and I especially thank you all the participants who have taken time and to attend this webinar. Thank you very much. जी, अब मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे साथ जो ताउन इसमें सबसे ज़्यादा फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एससीसीआई, प्रिगमिया उन सभी रिप्रेजेंटेटिव्स, मेंबर्स, एस्टीम्ड मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं और हमें इज़्ज़त बख्शी उन लोगों ने। तो सबसे पहले मैं दावत दूँगा हमारे ट्रेड मिनिस्टर हैं जनाब मुनीर सादिक साहब कि वो जो मेंबर्स हैं यहाँ आए हुए हैं, जो ऑडियंस है उन्हें ज़रा ब्रीफ करें अपने रीजन के बारे में। उन्हें बताएं कि क्या इश्यूज़ हैं यहाँ पे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए और किन चीज़ों से मौक़ों से फ़ायदा उठाया जा सकता है यहाँ पे, स्पेशली टेक्सटाइल लेदर सेक्टर के हवाले से। सर मुनीर सादिक साहब, ओवर टू यू। जी शुक्रिया फजल. अस्सलाम वालेकुम तमाम चैम्बर्स और पार्टिसिपेंट्स को, बासित साहब को भी टीडैप में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया इतना एक अपॉर्चुनिटी आपने क्रिएट की के साथ मिल बैठे. सबसे पहले तो मैं रीजन अफ्रीका में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की कवरेज को ज़रा हाईलाइट करता चलूँ कि इस वक्त तकरीबन 10 स्टेशंस हैं कमर्शियल सेक्शन जहाँ पे कायम हुए जनवरी से. इससे पहले सिर्फ 3 हुआ करते थे. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अपनी रीच को लुक अफ्रीका के बाद थोड़ा एक्सपैंड किया. 10 स्टेशंस में अगर एक्रेडिटेड एरियाज को शामिल कर लें तो ये तकरीबन कवरेज जो है इस वक्त 35 मुल्कों से ऊपर चली जाती है. अब जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उसमें इथोपिया में मैं स्टेशन हूँ और एक्रेडिटेड कंट्रीज सोमालिया और जिबूती हैं. तो इनसे मुतल्लिक मैं लेदर और टेक्सटाइल दोनों से थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू पेश कर देता हूँ. बेसिकली इथोपिया में तकरीबन 1.2 से 1.5 बिलियन डॉलर्स की टेक्सटाइल से रिलेटेड जो है इंपोर्ट्स होती हैं. डिस्पाइट द फैक्ट कि इनका अपना जो ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन का जो इनका प्लान जो कि 2015 से 20 के दरमियान का चल रहा है, उसके अंदर इनका फोकस सेक्टर जो दोनों ही सेक्टर्स खुद ये इन्होंने फोकस किए हुए, यानी टेक्सटाइल भी और लेदर भी. तो इनकी अपनी इंडस्ट्री को ये प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर तकरीबन $1.5 अरब की एनुअल इंपोर्ट्स हैं जो इथोपिया, सोमालिया और जिबूती तीनों को मिला के इसमें की जाती. इसमें पाकिस्तान का शेयर अनफॉर्चुनेटली अभी कम है क्योंकि शायद हमारे एक्सपोर्टर्स इस तरफ कम नज़र रखते थे. तो इंशाल्लाह इसको बढ़ाएंगे तो जो तकरीबन 1% से कम है.
जो मेन आइटम्स यहाँ पे इंपोर्ट होती हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड, उसके अंदर जो टॉप पे जो आती है वो HS 62 की आर्टिकल्स नॉट निटेड यानी गारमेंट्स की। उसके अलावा मैन मेड फिलामेंट्स हैं, ये नंबर 2 पे है, और इन सब के अंदर तकरीबन $200 मिलियन के करीब ये इंपोर्ट करते हैं। इसके अंदर पाकिस्तान जो है उनकी भी कुछ कंपनीज यहाँ पे इंपोर्ट करती हैं। इसके अलावा अगर मैं इनके मजीद चीज़ों की तरफ चलूं, यहाँ पर जो आपके जो टैरिफ इसका जो रेट है वो तकरीबन 35% के करीब, क्योंकि मैंने बताया कि ये थोड़ी प्रोटेक्टेड है, 35% के करीब यहाँ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट का ये टैक्स लगाते हैं गारमेंट्स के ऊपर, जबकि जो मैन मेड फिलामेंट्स और फैब्रिक्स वगैरह उस पर 30% है, 5% कम है। जबकि इसके अगर अब नॉन टैरिफ बैरियर्स की तरफ मैं थोड़ी सी नज़र डालूं तो उसके अंदर ज़्यादा इशू, ज़्यादा जो मसाइल हैं उसके अंदर जस्ट फाइनेंशियल, जो नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका को अगर निकाल दें या साउथ अफ्रीका वगैरह को, तो जो सदर्न ईस्टर्न अफ्रीका है इसके अंदर जस्ट फाइनेंशियल क्रंच इनका फॉरेक्स का रहता है, जिसकी वजह से एलसीज की मटेरियलाइजेशन ऑफ जो वैल्यू है एक्सपोर्ट की, उसके अंदर थोड़ा डिले होता है। उसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा इश्यूज नहीं हैं इसके इस सेक्टर से रिलेटेड। इसके अलावा मैं लेदर की बात करता चलूँ तो लेदर जो है उसके अंदर भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन लेदर बेसिकली इथियोपिया खुद नेट लेदर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर है। उनकी इंपोर्ट्स कम है और एक्सपोर्ट जो है वो दुनिया को ज़्यादा है, क्योंकि इनके पास इथियोपिया में यूएसए और EU की ड्यूटी फ्री एक्सेस है, और ये अपनी लेदर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा खुद भी प्रमोट कर रहे हैं ड्यूटी फ्री होने की वजह से। तो इनकी ज़्यादातर HS कोड 42 के अंदर हैंड बैग्स और सूटकेस वगैरह की इंपोर्ट है, लेकिन एप्रल्स की इतनी लेदर की दूसरी चीज़ों की इंपोर्ट नहीं है। और इनकी जो एवरेज इंपोर्ट इसके बावजूद है वो तकरीबन $50 मिलियन के करीब है, जिसके अंदर हाइड्स ज़्यादा शामिल, क्योंकि खुद ये प्रोसेस करते हैं उन चीज़ों को, और सूटकेस इसके अलावा वाली शामिल है। इसके अंदर भी टैरिफ रेट जो 35 तक रेंज करता है मेड अप आइटम्स का। और इसके अलावा चूंकि जिबूती और सोमालिया में लेदर मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ नहीं अभी तक वो डेवलप कर पाए, तो इसके अंदर हाइट्स के अंदर वो इंपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा मेरा ख्याल है मैं दूसरे पार्टिसिपेंट्स की तरफ भी चलूँगा ताकि टाइम बहुत सारे हैं। इसके बाद क्वेश्चन और आंसर में जो कोई चीज़ें हम मिस कर जाएंगे उसके ऊपर हम स्पेशल आपको ब्रीफ करते जाएंगे। शुक्रिया सर। थैंक यू सर फॉर अ नाइस ब्रीफिंग। सर मैं दावा दूंगा जनाब मुदाफिर इंसाफ को कि वो अपने खित्ते के बारे में बताएं। जी आवाज आ रही है जी? अस्सलाम वालेकुम। जी सर ऑल इज क्लियर सर प्लीज। ओके थैंक यू जी। मैं अल्जीरिया को देखता हूं जनाब, और मेरे साथ एक्रेडिटेड 3 ममालिक हैं, माली, मोरितानिया और बर्किना फासो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू, मैं थोड़ा सा एक तो ये मेंशन कर दूं कि हमारा अल्जीरिया के साथ अल्जीरिया की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स जनरली क्या है, ताकि एक आइडिया हो जाए तब सब लिसनर्स को। अच्छा, इनकी तकरीबन जो 2019 में 34.5 बिलियन इनकी एक्सपोर्ट्स हैं, और उस एक्सपोर्ट्स के अंदर जो है वो 97% सिर्फ पेट्रोलियम और रिलेटेड और LPG रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। बाकी जो है इनके थोड़ा बहुत इनका फार्मा भी आता है, थोड़ा बहुत सर्जिकल भी आता है, लेकिन वेरी मिनिस्कल स्केल के अंदर, बहुत ही छोटे स्केल के अंदर। इनकी जो इंपोर्ट्स हैं वो $40.5 बिलियन। तो ये मैं, अच्छा, इंपोर्ट्स के अंदर जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है इनका वो है जो है ना गाड़ियां, मशीनरी
और उसमें टेक्सटाइल भी एक काफी बड़ा कंपोनेंट है इनका। और क्योंकि इनके पास लोकल प्रोडक्शन अभी स्लोली ग्रेजुअली अब स्टार्ट हो रही है। तो अब मैं हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो बायलैटरल ट्रेड ओवर द इयर्स हमारा जो है ना 2015-16 में तकरीबन 22 मिलियन एक्सपोर्ट थी हमारी, और इंपोर्ट इनकी यहाँ से थी सिर्फ $2 लाख की। ओवर द इयर्स 2019-20 में ये बिल्कुल रिवर्स हो गया है। अब आज के दिन हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो तकरीबन $14 मिलियन के करीब हैं, और इंपोर्ट्स जो हो गई हैं वो $133 मिलियन की हो गई हैं हमारी। पाकिस्तान जो इंपोर्ट करता है अल्जीरिया से वो 133 है। तो कम्युलेटिव हमारा एवरेज जो ग्रोथ है एक्सपोर्ट्स के अंदर ओवर द इयर्स वो तकरीबन 5 इयर्स के टाइम के अंदर वो 8.6% है, और इंपोर्ट के अंदर जो ग्रोथ है वो 341.6% है तकरीबन। नाउ आई विल कम टू लेदर फर्स्ट। अच्छा, लेदर ये तकरीबन $101 मिलियन की ये इंपोर्ट करते हैं एवरेज एनुअल बेसिस के ऊपर। उसमें जो सबसे बड़ा जो इनका जो लेदर का है उसमें सबसे मैं पहली चीज बता दूं कि इनका टैरिफ जो है वो इनका 30% है लेदर के ऊपर, ताकि वो चीज क्लियर हो। आवाज आ रही है? सॉरी मेरी सर आ रही है आवाज। ताकि अच्छा 30% इनका है। अच्छा जी, टैरिफ रेट जो है ना, अब उसमें हमारे चैप्टर 42 के अंदर 4 प्रोडक्ट हैं जो लेदर के अंदर इनके यहाँ कॉमनली आते हैं। 4203 उसकी तकरीबन इंपोर्ट जो है वो फ्रैंकली स्पीकिंग $2 मिलियन के करीब है, और वो उसमें लेदर के गारमेंट्स वगैरह ये चीजें आती हैं, और मोस्टली इसका जो 20% शेयर है वो विद टर्की है, देन फॉलोड बाय इटली, फ्रांस, एंड हम इसमें हमारा जो है वो फ्रैंकली स्पीकिंग ना होने के बराबर है इंपोर्ट। फिर दूसरा जो आता है 4205 जो आर्टिकल्स ऑफ लेदर है, 4201 उसमें भी बड़ा मिनिमम इनकी इंपोर्ट है। जो मेजर 97 मिलियन आउट ऑफ 101 मिलियन जो है इनकी इंपोर्ट है वो है 4202, जो कि आपके ब्रीफ केसेस हो गए, ट्रंक्स हो गए, और स्कूल के मतलब जो पैकेट्स होते हैं लेदर के, उसमें मोबाइल के पैकेट में मोबाइल के आ गए, ये तमाम चीजें इसमें आती हैं। और 97 मिलियन आउट ऑफ 101, 97 मिलियन इज फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। और उसके अंदर जो सबसे मेजर कंपोनेंट है, आई मीन जो ओरिजिनेटिंग कंट्री है वो चाइना है। 95% शेयर इसका इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर जो है ना वो चाइना की इंपोर्ट्स है। तो पाकिस्तान से ये हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये नहीं आ रही है। इसमें जो पोटेंशियल फिर भी एग्जिस्ट करता है ओवर द अगर हम देखें तो वो $1 मिलियन का स्पेस अवेलेबल है हमारे पास। अगर हम इसके अंदर ये जो 4202 के अंदर हम थोड़ा सा इस पे आ जाएं, उसका हमें अब इसमें एक चीज जो मैं अर्ज करूंगा कि अब टैरिफ में प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमारे साथ मिसाल के तौर पर टर्की है, चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, जो कि हमारे मेजर कंपेटिटर भी हैं, तो उनके साथ तो 30% ड्यूटी है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के साथ क्योंकि इनका FTA है तो उनको एडेड एडवांटेज है, और वो 21% उनके ऊपर टैरिफ है। और अगर यही चीज ट्यूनिस से इंपोर्ट होती है तो वो भी 0 पे है, जॉर्डन से इंपोर्ट होती है तो FTA की वजह से वो भी 0 पे है, और ग्रेटर अरब फ्री ट्रेड एरिया का जो रीजन है जिसमें पूरा अरब वर्ल्ड आता है, उसमें मिना का रीजन, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका पूरा, तो उसमें भी 0 टैरिफ है। तो ये एडेड एडवांटेज है। जो लोग वहां से इंपोर्ट आई मीन एक्सपोर्ट करते हैं, मिसाल है थोड़ा वैल्यू एडिशन करके दुबई से फिर एक्सपोर्ट करें, तो उनके लिए तो 0 टैरिफ है। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है ये उनके लिए। अच्छा, इसके अलावा अगर ज्वाइंट वेंचर का यहाँ बहुत स्कोप है, और पूरी यूरोपियन मार्केट इसके हवाले से बहुत अच्छी कैप्चर की जा सकती है, और नॉर्थवर्ड्स पूरा यूरोप 500 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और साउथवर्ड्स पूरा अफ्रीका कनेक्टेड है, तो वो बहुत अच्छी मार्केट है। उस हवाले से गैस बिजली का कोई इशू यहाँ है नहीं, और गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है ज्वाइंट वेंचर्स को और फुली उसको कवर कर रही है। आई मीन जिस तरह हमारा TDAP सपोर्ट करता है एग्जीबिशंस को, यहाँ भी 100% एग्जीबिशंस को और जो है ना वो कवर करते हैं, कॉस्ट को उसमें रिसर्च वगैरह हर लिहाज से कॉस्ट को कवर करते हैं। मैंने मैंने लेदर इसको कोशिश किया। उसके ऊपर कोई सवाल हो तो वेलकम। नाउ आई विल कम टू द टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स इनका इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर हियर। तो टेक्सटाइल्स ये 35% लोकली प्रोड्यूस करते हैं टेक्सटाइल्स, और उसमें दो तयाल ग्रुप है जो कि जॉइंट वेंचर है टर्किश कंपनी का और यहाँ की एक कंपनी का मिलके।
तो 35% इनकी लोकल प्रोडक्शन है। उस डिस्पाइट दैट $1.8 बिलियन की इनकी इंपोर्ट्स हैं, $1.8 बिलियन की इंपोर्ट्स, आई रिपीट। उस $1.8 बिलियन में हाफ इज जो है ना मैन मेड फाइबर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान साइड हमारी थोड़ी सी उसमें इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब कुछ कंपनीज तो हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जनरली वी आर नॉट दैट गुड। उसमें हमारे इंटरनल कंस्ट्रेंट्स भी होंगे। दूसरा जो सबसे हमारी जो स्ट्रेंथ है, जैसे बेड लिनन है, वो तकरीबन अच्छा खासा ये लोग इंपोर्ट करते हैं। उसके अंदर हम हमारा आई बिलीव कि हमारा उसमें पोटेंशियल है और उसमें हम काम कर सकते हैं। हमारा टोटल $14 मिलियन में से तकरीबन 40 से 45% जो है ना हमारी टेक्सटाइल की इंपोर्ट्स हैं। तो टेक्सटाइल इज द मेजर कंपोनेंट हियर। उस हवाले से उसमें बेड लिनन हमारा सबसे अच्छा है। फिर जर्सीज है, ट्राउजर्स हैं, ट्रैक सूट्स का बहुत एक्शन वेयर का यहाँ बहुत ज्यादा उसकी डिमांड है और बहुत ज्यादा मतलब। और दूसरा खास तौर पे इनके यहाँ मैंने जैसे अर्ज किया, इनके यहाँ हर उस चीज की डिमांड ज्यादा है जिसमें इस्त्री ना करना पड़े, तकलीफ ना करना पड़े। तो मैन मेड फाइबर के अंदर बहुत काम है जो यहाँ हो सकता है और उनकी अच्छी खासी मैंने अर्ज किया कि इंपोर्ट्स भी हैं उसके अंदर, जैसे मैंने शेयर किया आपके साथ। तो सबसे बड़ा जो इनका टेक्सटाइल के अंदर भी जो सबसे बड़ी जो ओरिजिनेटिंग कंट्री है वो अगेन चाइना है, इंडिया है और आपका टर्की का काफी बड़ा कंपोनेंट है इधर। और फिर यूरोपियन कंट्रीज इस वजह से कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ डिस्टेंस की वजह से जो है ना, तो वो स्पेन, फ्रांस, इनके एफटीए की वजह से ये एक्शन वेयर, खासतौर पे एक्शन वेयर और अच्छी क्वालिटी का जो एक्शन वेयर है। फिर ब्रांडेड जो कपड़े हैं, मिसाल है स्पोर्ट्स के जैसे एडिडास हो गया या इस तरह के शर्ट्स वगैरह, ये काफी ये यूरोपियन साइड से आते हैं। तो ये अच्छा, इसमें जो ओवरऑल मैंने ड्यूटी का जो जैसे मैंने अर्ज किया, तो ड्यूटी का स्ट्रक्चर वही है। 30% ड्यूटी है पाकिस्तान के ऊपर भी, चाइना के ऊपर भी, इंडिया के ऊपर भी, बांग्लादेश के ऊपर भी। हाउएवर यूरोप को जो टैरिफ चार्ज होता है वो 21% चार्ज होता है, जो एडिड एडवांटेज है उनको। सिमिलरली गाफ्टा जो ग्रेटर अरब फ्री ट्रेड एरिया है उनको जीरो टैरिफ चार्ज होता है, तो ये एडिड एडवांटेज है। तो हमारे लोग वहां से भी फायदा उठा सकते हैं इस हवाले से काफी कि जी हम ग्रेटर अरब रीजन के साथ वहां पे कुछ वैल्यू एडिशन करके रॉ बेच के फिर और यहाँ भेजें, इस पे भी एक ऑप्शन। दूसरा जो मैंने जैसे अर्ज किया, तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं जॉइंट वेंचर्स के अंदर। तो क्योंकि गवर्नमेंट मतलब पेट्रोलियम से निकल के हर चीज को प्रमोट करने में लगी हुई है इस वक्त। इनकी जो गवर्नमेंट है, ये इन्होंने इनकी जो कोविड की वजह से काफी मसाइल आते रहे हैं यहाँ पे और अभी भी हैं और अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अभी भी तकरीबन इनका जो पीक है वो अभी भी एवरी डे जो है तकरीबन 185 न्यू केसेस जो है ना वो इन्फेक्शंस हो रही हैं। 53 की टोटल पहुंच चुकी है इनकी इन्फेक्टेड केसेस की। लॉकडाउन अभी भी है और इसमें जो मार्च इनके जनवरी में और जून में 2 बड़े टेक्सटाइल के फेयर होते हैं, उनमें बहुत स्कोप है काम करने का। लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि इसमें हम उस वक्त मैंने इनका जो टेक्सटाइल का फेयर था वो अटेंड नहीं कर पाया बिकॉज वी वर इन केन्या। तो उनका लास्ट डे था जिस दिन हम फ्लाई करके यहाँ पहुंचे, तो वो उनका लास्ट डे था, तो वो मैं देख नहीं पाया। तो अच्छा, उसके अलावा इनका जून में फिया के नाम से जो है ना इनका फेयर इंटरनेशनल डी अल्जीरी जो है ना, जिस तरह हमारा एक्सपो पाकिस्तान होता है, वो बहुत बड़ा इनका प्रोजेक्ट है। उसमें भी हमारी पाकिस्तानी कंपनीज का जो है ना वो आना चाहिए मेरी राय में, और डेलीगेशन भी एक आना चाहिए। यहाँ इस तरफ हम लोग बदकिस्मती से मार्केटिंग साइड बहुत वीक रही है हमारी। उसमें बासित रऊफ साहब विल बेयर मी आउट कि हम लोगों ने एग्जीबिशंस बहुत कम किए हैं इस रीजन के अंदर, तो हमारी प्रेजेंस भी बहुत वीक है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो पहली दफा यहाँ ट्रेड ऑफिस अभी खुला है और जो है ना ये तो अभी हम उसमें फ्रैंकली स्पीकिंग काफी हमारे जो है ना इश्यूज हैं अभी। पार्शियली वी आर ऑपरेशनल राइट नाउ, तो इंशाल्लाह वी आर अवेलेबल हियर। अच्छा, इसमें जो नॉन टैरिफ बैरियर की जो बात है, तो उसमें एज सच कोई नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं है, लेकिन उसमें जो बेसिक लेबलिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे जो टेक्सटाइल है या गारमेंट है, तो उसके टॉप पे लिखा होना चाहिए कवर पे कि जी आई मीन कि ये कहाँ से आ रहा है, उसमें कितना इंग्रेडिएंट्स, मिसाल कॉटन है तो कितना परसेंटेज कॉटन है,
मिसाल के तौर पर उसमें जो है अगर पॉलिएस्टर कोई चीज है, फाइबर है, तो वो कितना % है, उसी तरह लेदर है तो लेदर है आर्टिफिशियल है या प्योर लेदर है, वो प्रॉपर क्लासिफाई करना। और लैंग्वेज, उसमें इंग्लिश आप लिखें या ना लिखें, लेकिन फ्रेंच और अरेबिक मस्ट है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है यहाँ किसी भी प्रोडक्ट को एंटर होने के लिए। उसी तरह शर्ट्स, कोट, पैंट्स, उनके अंदर जो आप लिखते हैं ना कि इस टेम्परेचर पे आप कर सकते हैं वॉश, या ये चीज मिसाल है कलर सेंसिटिव है या ब्लीच सेंसिटिव है, तो ये तमाम चीजें वहां मेंशन होती हैं। बट जो है ना, इट शुड बी इन फ्रेंच एंड अरेबिक बोथ, ये लाजमी चीज है यहाँ पे। तो ये अच्छा, दूसरा जो मोड ऑफ पेमेंट्स हैं वो इश्यूज हैं उसके अंदर थोड़े बहुत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है, हमने इनके बैंक ऑफ अल्जीरिया जो स्टेट बैंक है इनका, उनको अप्रोच किया है, उनके साथ हम इस वक्त एक एग्रीमेंट हम शेयर कर चुके हैं। होपफुली वी आर पुशिंग इट, और कि इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा ताकि एलसीज डायरेक्ट खुलें। बदकिस्मती से इस वक्त हमारे लोग जो है ना वो एलसीज इनडायरेक्टली थ्रू यूरोपियन बैंक्स और थ्रू मतलब अदर आउट ऑफ अल्जीरिया बैंक्स जो है ना वो ज्यादा एलसीज खोल रही हैं। दूसरा जो यहाँ इम्पोर्टेंट मोड ऑफ पेमेंट है वो है जनाब के अपना कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, जो कि यहाँ ज्यादा लोग कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है। उसकी वजह ये होती है कि जब यहाँ एक प्रोडक्ट आ गया, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वो एनओसी रिक्वायर्ड होती है, वो एक मतलब वो नॉन टैरिफ बैरियर में आती है ये चीज, वो तो यहाँ लोकल इंपोर्टर नहीं करना है, लेकिन वो डिले होने के चांसेस होते हैं, उसमें पेमेंट भी डिले हो जाती है, शिपमेंट क्लियरेंस में भी डिले हो जाती है, क्योंकि उस एनओसी के बगैर शिपमेंट कस्टम क्लियर नहीं करता यहाँ पे। बाकी कस्टम डिलेज आर कॉमन वेरी हियर, ऑल अफ्रीका आपके इल्म में है, मेरा ख्याल है एक्सपोर्टर्स हमारे साथ जानते हैं कि इसमें जो है ना कस्टम डिलेज आर वेरी कॉमन एवरीवेयर हियर। और आई थिंक आई एम डन, अगर कोई इस पे सवाल है तो आई एम अवेलेबल। सर थैंक यू सर। सर क्वेश्चन Q&A सेशन लास्ट में कर लेंगे सर हम, और आपने बड़ा अच्छा डिटेल ब्रीफ किया स्पेशली अबाउट बैरियर्स टू ट्रेड जो अल्जीरिया में फेस करते हैं हमारे एक्सपोर्टर्स या जनरली जो लोग एक्सपोर्टर्स फेस कर रहे हैं। सर अब मैं दावत दूंगा जनाब LD खान साहब को कि वो रोशनी डालें अपने खित्ते के बारे में और हमें जरा ब्रीफ करें उसके बाद। सर LD खान साहब, आर यू हियरिंग मी? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। Welcome to all participants. I am LD Khan, Commercial Counselor at Kenya, looking after Uganda, Rwanda, Burundi and Eritrea. Sir, Kenya is a very good and fertile market. जिस तरह से यहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, बहुत सारे लोगों को इसका इल्म हो चुका है। बहरहाल जो थोड़े बहुत रिक्वायरमेंट्स या ट्रेड का लैंडस्केप है उसके बारे में बताऊं। कीनिया का टोटल फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टोटल एक्सपोर्ट 18 बिलियन था और टोटल इंपोर्ट 6 बिलियन है। और जहां तक टेक्सटाइल, अपैरल, गारमेंट्स, मैन मेड फाइबर्स, नेचुरल बेड लिनन एटसेट्रा जहां तक इसका ताल्लुक है, तो टोटल इंपोर्ट पाकिस्तान से 289 मिलियन था। उसमें से अराउंड 22 मिलियन टेक्सटाइल एंड प्रोडक्ट्स थे, जो कि हमारे एक्सपोर्ट कंपोजिशन का 20% है। कीनिया टोटल इंपोर्ट करता है टेक्सटाइल फॉर द लास्ट ईयर 112 मिलियन, और उसी में से हमारा 22 था, तो पाकिस्तान का शेयर अराउंड 19% है टोटल इंपोर्ट। और यहाँ पे हमारे जो कंपटीटर्स हैं चाइना, इंडिया, कोरिया, टर्की, इजिप्ट एंड यूके। लेबलिंग कंपेरेटिवली जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो प्रोटेक्ट तो ये करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लीगल टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है, नॉन टेरिफ बैरियर्स हैं, वो बाकी सेक्टर्स के मुकाबले में बहुत कम है। अब जिस तरह से लेबलिंग या क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पे एक इनका टेक्निकल इदारा है हमारे PSQCA का काउंटर पार्ट, कीनिया ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कीनिया ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो उनकी एक आध रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से एक POC कहते हैं, प्री एक्सपोर्ट वेरिफिकेशन ऑफ कंफर्मेशन। वो IDF के निकलने के बाद उनके जो दो डिजिग्नेटेड एजेंसी है, एक इंटरटेक है, एक SGS पाकिस्तान में, वो प्रोडक्ट्स को वेरीफाई करते हैं, कंफर्म करते हैं, एंड आफ्टर दैट सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी इशू करते हैं, तो वो अलाउड हो जाता है। जहाँ तक टैरिफ का ताल्लुक है, तो फ्रॉम 0% टू 25% डिपेंड करता है। अब इसमें बहुत सारी कंट्रीज में ये होता है कि रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स जब आता है फिनिश्ड गुड के मुकाबले में, तो उन पे टैरिफ कम होता है, लेकिन कीनिया में इस तरह से नहीं है।
तो लिहाजा ये ऑप्शन के यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स ला के उनको प्रोसेसिंग करके वीडियो एडिशन करके किसी और जगह पे ले जाए तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसके अलावा जो टैक्सेशन है इंपोर्ट के लिए फॉर द टेक्सटाइल, VAT यहाँ पे 14% है, इंपोर्ट डिक्लेरेशन फी 1.5% है, RDL रेलवे डेवलपमेंट लेवी 2% है। तो और दूसरा एक टैक्स होता है एक्साइज ड्यूटी भी शामिल है, डिपेंड करता है वैल्यू पे। ये टोटल यहाँ पे टैक्सेशन का रिजीम है। और इसमें जो वे फॉरवर्ड है टेक्सटाइल और लेदर में दोनों में, यहाँ पे हमारी प्रेजेंस जो है कंपनीज का वो बहुत ही कम है, बहुत ही वीक है, जिसकी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। वेयर हाउसिंग अगर इस्टेब्लिश किया जाए सो इट विल बी वेरी गुड। मोर देन दैट मार्केटिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हमारी यहाँ पे चूंकि मुकाबला चाइना और मोस्टली इंडिया या टर्की के साथ है, तो चाइना और इंडिया तो यहाँ पे उनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है, अच्छी खासी मार्केट है, लेकिन हमारी ये चीज़ नहीं है। सो वी हैव टू लुक टुवर्ड्स दैट साइड। नाउ कमिंग टुवर्ड्स लेदर की सर मार्केट है ड्यूटी स्ट्रक्चर 10 to 25% है, और उसमें हमारे जो हाइड स्किन्स है वो तंजानिया और युगांडा से आते हैं, अनप्रोसेस्ड मोस्टली या सेमी प्रोसेस्ड होते हैं। बाकी जो आर्टिकल्स ऑफ लेदर है तो वो चाइना, इंडिया, कनाडा और साउथ अफ्रीका से आते हैं। रिसेंटली इन्होंने आर्टिकल्स ऑफ लेदर पे ड्यूटी इंक्रीज की है 35% और $10 पर यूनिट, बट इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। आई थिंक आफ्टर 2 या 3 महीने लग जाएंगे बिकॉज सम लॉबीज आर देयर। और अच्छा, लेदर के लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ वेटरनरी साइंसेस, उसके हाँ आपने ये दिस इज अ टेक्निकल रिक्वायरमेंट। केप्स की भी है, लेकिन मोस्टली जो टेक्निकल साइड पे है उनके इंस्पेक्टर्स ने देखना है, वेरीफाई करना है, सैंपल आपने भेजने हैं, तो वो है डायरेक्टरेट ऑफ वेटरनरी साइंसेस। इस वक्त हमारा जो इंपोर्ट है तकरीबन $100 मिलियन, कोई ज़्यादा नहीं है। बहरहाल देयर इज अ स्कोप इनमें मुख्तलिफ सब प्रोडक्ट्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड इफ देयर इज। अच्छा, जो मैंने बात की ये सिर्फ कीनिया के लिए नहीं है, ये तकरीबन मेरे जितने भी 4-5 कंट्रीज है ईस्ट अफ्रीका के सभी पे यही टैक्सेशन है, बिकॉज यहाँ पे कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ है 2004 का, तो इक्वली एप्लीकेबल है सारी चीज़ें यहाँ पे लाने के लिए। चैलेंजेस हैं लेकिन साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी है। It can be exploited provided एक synergized और structured effort किया जाए और उसमें mostly marketing की तरफ अगर तवज्जो दी जाए। Thank you. If any question, it can be answered at the end. Thank you. Thank you sir. Sir, जो Q&A section है वो last में कर लेंगे I think, तो वो बेहतर रहेगा ज़्यादा। अब मैं दावत दूंगा जनाब शुएब अनवर साहब को, डकार से हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं शुएब अनवर साहब। शुएब साहब, आर यू हियरिंग मी? जी, अस्सलाम वालेकुम। आर यू हियरिंग मी? अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? जी जी, क्लियर है। थैंक यू राव साहब एंड थैंक यू TDAP एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आज आप लोगों ने हमें मौका दिया कि हम आपको अपने रीजन के बारे में ब्रीफ कर सकें और बता सकें कि यहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सेनेगाल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि मेरे पास जो अक्रेडिटेड कंट्रीज़ हैं अदर देन सेनेगाल, इसमें गैम्बिया है, सेरालियोन है, गिनी बिसाओ और केप वर्द। ये कंट्रीज़ जो हैं वो अक्रेडिटेड है कमर्शियल सेक्शन डकार के साथ। सेनेगाल की a little bit a small introduction about the country. It's not a big economy, small population, 16.2 million इनकी आबादी है और इनकी GDP जो है वो कोई 23 और 24 बिलियन के दरमियान में है। इनकी अगर हम ट्रेड का देखें तो टोटल इनकी जो ट्रेड है वो $12 बिलियन के करीब है। इसमें $8 बिलियन जो है वो इनकी इंपोर्ट्स हैं और $4 बिलियन की ये एक्सपोर्ट करते हैं। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इनका कोई $4 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है कि इनकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं थोड़ी सी। जो इनकी मेजर इंपोर्ट्स हैं जैसे तमाम एक पैटर्न होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ का या लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ का, वो फ्यूल है
और लेकिन कैपिटल गुड्स हैं। लेकिन इसमें एक और जो डिफरेंट चीज़ नज़र आती है, फूड एंड बेवरेजेस इसमें काफ़ी जो है वो डिमांड होती है यहाँ पे, और टेक्सटाइल्स इसमें। पाकिस्तान का बायलैटरल ट्रेड की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान तकरीबन 45 मिलियन डॉलर जो है, 45 मिलियन डॉलर ये हमारी एक्सपोर्ट्स हैं यहाँ पे, और कोई 1 मिलियन डॉलर के करीब हम इंपोर्ट करते हैं सेनेगल से। जो इंपोर्ट है वहाँ से, ये एक पिछले कोई 1 साल से यहाँ पे आ रही है। जो हाइड्स एंड स्किन्स हैं लेदर सेक्टर के हवाले से, वो यहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट होना शुरू हुई हैं। और अगर जो हम अपनी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का इसमें करें कि कौन-कौन सी चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हैं, इसमें मेजर क्वांटिटी जो है वो ब्रोकन राइस की है। वही तकरीबन 30 मिलियन डॉलर के करीब यहाँ पे पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्री हमसे निकाल में। अब उसके बाद जो चीज़ आती है वो टेक्सटाइल आइटम्स हैं। सेनेगल चूँकि ये मेडिटेरेनियन अटलांटिक ओशन के पास है, ये फ्रेंच कॉलोनी रहा है, तो यहाँ पे यूरोप से टूरिज़्म काफ़ी होता है, और इनकी जो इकॉनमी है उसमें टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा पार्ट है उनकी इनकम के अंदर। तो इसमें जो जितने भी ये होम टेक्सटाइल के आइटम्स हैं उनका काफ़ी इसमें पोटेंशियल है। और हमारी तकरीबन अगर हम देखा जाए तो आउट ऑफ 45-30 मिलियन का तो राइस आ जाता है, और बाकी तकरीबन 15 मिलियन में से 5 मिलियन की हमारी एक्सपोर्ट होती है टेक्सटाइल आइटम्स की, जो वेरी करती है। समटाइम्स कुछ कंट्रीज कुछ ईयर्स के अंदर ये 9 मिलियन तक भी गई है, और फिर ये रिड्यूस होकर 4 मिलियन तक आ जाती है। ये तो इसका ओवरऑल हमने देख लिया। अब कमिंग टुवर्ड्स द टेक्सटाइल सेक्टर, इसका ब्रेकअप हम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो टोटल इंपोर्ट्स हैं पाकिस्तान से टेक्सटाइल की, वो वेरी करती हैं फ्रॉम 9 to 4 मिलियन। और अगर देखा जाए सेनेगल की टोटल इंपोर्ट्स फ्रॉम वर्ल्ड, ये 187 मिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स हैं टेक्सटाइल की। उसमें पाकिस्तान सिर्फ कोई 4 से 9 के दरमियान में हम करते हैं। ये कोई 2% और 4% के करीब हमारे शेयर बनता है, जो कि बहुत ही कम है। और टेक्सटाइल में ही जो सबसे ज़्यादा शेयर आता है वो अदर मेड अप टेक्सटाइल्स का आता है, और उसके बाद जो है वो वॉर्न क्लॉथ्स हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपोर्ट होते हैं पाकिस्तान से। फिर तीसरे नंबर पे जो है वो एप्रल्स आते हैं, वो यहाँ पे इंपोर्ट होती है। इसकी तकरीबन अगर देखें ये 805 जो है ना, ये $1000 की यहाँ पे इंपोर्ट होती है। एक जो चीज़ है वो जो 2 आइटम्स ऐसे हैं जो प्रीवियसली बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते थे पाकिस्तान से, लेकिन अब उनकी क्वांटिटी बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसमें जो वार्डिंग है और जो बेडशीट्स फैब्रिक है, वो इस्तेमाल जो होता है बेडशीट्स इसमें जो मैट्रेसेस होते हैं, मैट्रेसेस के लिए, उसकी कुछ 7 मिलियन के करीब हमारी एक्सपोर्ट थी, लेकिन अब ये 2019 में ये बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई इसमें कोई ख़ास फैक्टर है कि इतनी हमारी ड्रास्टिक इसमें डिक्लाइन आ गया है। अगर हम इसमें ड्यूटी स्ट्रक्चर देखें टेक्सटाइल के हवाले से, इसमें ड्यूटी वेरी करती है सिर्फ 15 to 20%। जो मेड अप टेक्सटाइल्स हैं उसमें 19% कस्टम ड्यूटी है। ड्यूटी के हवाले से ये बता दूं, यहाँ पे कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ अप्लाई किया जाता है। जो इकोवास कंट्री है, जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज की जो कस्टम यूनियन है, उनका ये कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ है, तो उसमें ये 19% कस्टम ड्यूटी ये लेवी करते हैं। अपार्ट फ्रॉम कस्टम ड्यूटी वैट है जो तकरीबन 18% के करीब होता है, तो ये मिल के कोई 38 के करीब ये ड्यूटी बन जाती है। इसके अलावा कुछ काटन की भी एक्सपोर्ट्स होती हैं पाकिस्तान से, वो 27% ड्यूटी मैक्सिमम जो है वो काटन पे करते हैं, क्योंकि काटन ये खुद भी प्रोड्यूस करते हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए और इसकी इंपोर्ट्स कम से कम हो सकें। जो मेजर कंपेटिटर्स हैं इसमें देखें, सबसे बड़ा जो कंपेटिटर पाकिस्तान का टेक्सटाइल में है वो चाइना है। चाइना की $53 मिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं टेक्सटाइल्स की,
और उसके बाद जापान है, जापान से कुछ चीज़ें आती हैं जो सिल्क से रिलेटेड आर्टिफिशियल जो होती हैं मैन मेड फाइबर, वो ज़्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया है फिर और फ्रांस है, टर्की है। ये 5 बड़े कंपेटिटर्स हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर में हैं, और पाकिस्तान देखा जाए तो तकरीबन कोई 19वें नंबर पे फॉल करता है ये तमाम कंट्रीज़ की जो एक्सपोर्ट्स करते हैं यहाँ पे। एक्सपोर्ट पोटेंशियल का ज़िक्र कर लें कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक टूरिस्ट कंट्री है। होम टेक्सटाइल में बेड लिनन का काफ़ी है। उसके बाद टॉयलेट और किचन लिनन इनका पोटेंशियल है। फिर कर्टन्स है, ये यहाँ पे इसकी काफ़ी डिमांड है। टॉवल्स हैं, इनकी भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको पाकिस्तान से जो इंपोर्ट करते हैं वो यही 4 आइटम्स में ज़्यादा डिमांड कर रहे होते हैं। उसके अलावा वुवन फैब्रिक और टी शर्ट्स, इसकी डिमांड अभी कम है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें इंक्रीज आ रही है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स की। और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में यहाँ पे टेंट्स और सैक्स बैग्स वगैरह यहाँ पे इंपोर्ट होते हैं। इनकी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी डिमांड है, जो पाकिस्तान से कुछ चीज़ें ये आ रही हैं। कमिंग टुवर्ड्स द लेदर सेक्टर, लेदर सेक्टर की प्रेजेंस पाकिस्तान के बहुत ही पुअर है। सिर्फ $70,000 की गुड्स जो हैं यहाँ पे 2019 में इंपोर्ट हुई हैं, और 2018 में ये फिगर इससे भी कम था। लेकिन इनकी जो अगर हम इंपोर्ट्स देखते हैं सेनेगल की, वो $8 मिलियन की इंपोर्ट है, और हम इसमें सिर्फ 70,000 इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स यहाँ पे हो रही हैं लेदर सेक्टर में, वो ट्रंक्स और सूट केसेस हैं जो तकरीबन $32,000 के यहाँ पे एक्सपोर्ट हुए हैं। इसी तरह बेल्ट्स हैं और लेदर की जो दूसरी आर्टिकल्स हैं वो $34,000 की तकरीबन इसमें एक्सपोर्ट हुई हैं। लेकिन इसको अगर यहाँ की जो टॉप डिमांड देखी जाए तो वो हैंड बैग्स हैं, वॉलेट्स हैं, ये इनकी बहुत ज़्यादा सेनेगल इंपोर्ट करता है। तकरीबन 1 मिलियन और 2 मिलियन के करीब इनकी आइटम होता है इंपोर्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पे, और पाकिस्तान से नहीं आ रही। पाकिस्तान की ओवरऑल जो अगर इसी आइटम को हम देखें, हैंड बैग्स को और वॉलेट्स को, तो पाकिस्तान कोई 1.6 मिलियन डॉलर के करीब टूवर्ड एक्सपोर्ट करता है। तो इसका पोटेंशियल हमारे पास मौजूद है। अगर हम इसमें कंपेटिटर्स को देखें तो सबसे बड़ा कंपेटिटर अगेन हमें यहाँ पे चाइना ही नज़र आता है, जिसकी 6.1 मिलियन के करीब लेदर सेक्टर की एक्सपोर्ट्स हैं। उसके बाद फ्रांस है, कुछ ब्रांडेड चीज़ें फ्रांस से आती हैं। इटली इसमें लेदर आर्टिकल्स में बहुत बड़ा प्लेयर है इसमें आफ्टर फ्रांस। पाकिस्तान इसमें कोई 14th नंबर पे फॉल करता है जितने भी हम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं लेदर के। एक्सपोर्ट पोटेंशियल में जो चीज़ें यहाँ पे जिनकी डिमांड है और पाकिस्तान से नहीं हो रही, उसमें ग्लव्स हैं, स्पोर्ट्स ग्लव्स हैं, और क्लोथिंग एसेसरीज हैं लेदर की, वो उसकी डिमांड है। एप्रल की भी डिमांड है। हैंड बैग्स जो है उनकी डिमांड है। हाइड एंड स्किन ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन फिर भी इनके यहाँ डिमांड होती है कि ये यहाँ पे इंपोर्ट की जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चाइना ने कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पे लगाए हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो चूँकि ये एक LDC कंट्री है, इसको मार्केट एक्सेस है यूरोप में और अमेरिका के अंदर। यूरोप में GSP प्लस और अमेरिका के अंदर भी इसको GSP के अंदर काफ़ी कंसेशन 0% ड्यूटी के ऊपर ये टेक्सटाइल में और लेदर आइटम्स के अंदर अवेलेबल है। तो ये इवन इंडिया, चाइना और टर्की भी इसी मॉडल को कर रहे हैं फॉलो, कि दे आर एस्टेब्लिशिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हियर, ब्रिंगिंग द सेमी फिनिश्ड रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स को बना के ये यूरोप में और अमेरिका को इसको इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर रहे हैं। चैलेंजेस अगर देखें यहाँ की मार्केट में, सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे जो बिजनेस कम्युनिटी को फेस करना पड़ता है वो यहाँ की जैसे अभी कज़ाफ़ी साहब ने बताया, फ्रेंच इज़ द नेशनल लैंग्वेज। तमाम डॉक्यूमेंटेशन फ्रेंच में होती है। बिजनेसमैन दे वांट टू स्पीक फ्रेंच। बहुत ही कम लोगों को इंग्लिश आती है। आपको थ्रू ट्रांसलेटर इनसे बात करना पड़ती है, और इसमें और ये लाइक भी नहीं करते क्योंकि इंग्लिश में इनसे बात करें। तो ये एक बहुत बड़ा एक बैरियर आता है जब आप यहाँ पे किसी से भी कम्युनिकेशन करते हैं। सेकंड जो बैंकिंग सिस्टम है, इसमें
एक दो बैंक्स के अलावा ज़्यादा बैंक्स जो हैं वो इतने रिलायबल नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ पेमेंट्स के इश्यूज आ जाते हैं। तो ज़्यादा रिकमेंडेड जो है मोड ऑफ पेमेंट वो एलसी ही है। अगर आप हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो एलसी के ओपन करके ये बैंकिंग सिस्टम को यूज़ करें। कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट भी किया जाता है, समटाइम 50% पेमेंट के ऊपर, समटाइम 40% पेमेंट के ऊपर, बट वी हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कंप्लेंट के डिलीवरी के बाद जो है वो उसमें इश्यूज आ जाते हैं, बाकी पेमेंट इनको रिसीव नहीं होती। क्योंकि ये एलडीसी कंट्री है, इनके फॉरेन एक्सचेंज के कुछ इश्यूज होते हैं, समटाइम्स आपको पेमेंट्स आपकी उस वजह से भी डिले हो जाती हैं। तो व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस इन सेनेगल इन पर्टिकुलर एंड अफ्रीकन पर्टिकुलर, तो आपको ये इसमें होगा कि पेमेंट्स के इश्यूज यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा जो क्या कहते हैं वेयर हाउसिंग के लिए एक मैं इसमें बताना चाहूँगा, जो हमारे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं वो तो मैनेज कर लेते हैं, यहाँ पे वेयर हाउसेस को हायर कर लेते हैं रेंट पे लेके और अपना बिजनेस करते हैं। लेकिन जो एसएमईज हमारी हैं वो अगर वो यहाँ पे करना चाहती हैं तो उनको वेयर हाउसिंग का इशू है। उसके लिए कुछ अप्रोच अडॉप्ट की जा सकती है कि कुछ ये एसएमईज मिल के यहाँ पे कोई वेयर हाउसिंग फैसिलिटी को रेंट पे लें, ताकि यहाँ पे चीज़ों को कुछ देर के लिए आप स्टॉक पाइल कर सकें और सप्लाई कर सकें। क्योंकि बड़े जो ऑर्डर्स हैं वो तो चंद एक ही होते हैं, बाकी जो आपकी रिटेल मार्केट में यूज़ होने के लिए आइटम्स आते हैं उसके लिए फिर आपको वेयर हाउसिंग फैसिलिटी चाहिए होती है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था जो लेदर और टेक्सटाइल का आइटम्स का है। अगर इफ देयर इज एनी क्वेश्चन देन वी आर हियर टू आंसर ऑल दिस। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी रही प्रेजेंटेशन शेर साहब आपकी, बड़ी इंफॉर्मेटिव थी। अब मैं दावत दूंगा अली तमकीन साहब को। अली साहब, आर यू हियरिंग मी? आवाज आ रही है आपको? जी क्लियर है, क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो कि उन्होंने एक बड़ा मुनफरिद प्लेटफॉर्म दिया। कोविड के पेंडेमिक की वजह से हमारा इंटरेक्शन काफ़ी स्लो हो चुका हुआ था, तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम अपनी मार्केट्स के बारे में एक तो बता भी सकेंगे और हम इनको ये भी इनवाइट भी कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं नाइजीरिया की एक जनरल जो है बिजनेस एनवायरनमेंट रिगार्डिंग लेदर उसके ऊपर बात करूंगा। टोटल जो लेदर की यहाँ पे इंपोर्ट है वो 500 मिलियन के करीब है। मेरी कोशिश होगी कि मैं थोड़ी अपनी प्रेजेंटेशन को सिंपल रखूं, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में ना जाऊं, ताकि हम ओवरऑल एक एनवायरनमेंट को समझ सकें, यहाँ की एनवायरनमेंट किस तरह की है बिजनेस को लेके। तो टोटल हमारी जो लेदर की इंपोर्ट है वो 500 मिलियन के करीब है, 500 मिलियन डॉलर की। और जनरली जो FLP फिनिश्ड लेदर प्रोडक्ट है उसकी 3 कैटेगरीज यहाँ पे ज़्यादा इंपोर्ट हो रही हैं, शू, बैग्स और फुटवेयर्स। और जो फुटवेयर है वो FLP यानी कि फिनिश्ड लेदर प्रोडक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा है। अराउंड 54% जो है FLP का फुटवेयर उसको करता है, उस पर डिपेंड करता है, उसका शेयर है। और इसके अलावा रॉ हाइट्स भी इंपोर्ट हो रही हैं, लेकिन जनरली जो सप्लाई चेन है वो फुटवेयर ही की यूज़ हो रही है, ताकि फुटवेयर को इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। अच्छा, लेदर के साथ एक लोकल लेवल पे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि इनकी सप्लाई चेन वीक भी है और इनकी सप्लाई चेन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट भी है। और वो ट्रेजेडी ये है कि ये जो स्किन है उसको ये खाते हैं, जो कि जनरली अगर हम जब कुर्बानी करते हैं तो हम खाल को बेच देते हैं, मगर यहाँ पे खाल खाई जाती है। उसकी वजह से लोकल लेवल पे सप्लाई जो लेदर की अवेलेबिलिटी है, रॉ लेदर की हाइट्स की शक्ल में वो अवेलेबल नहीं है, तो ये इंपोर्ट करते हैं। और क्योंकि बड़ी जो इंडस्ट्री है वो फुटवेयर है, तो फुटवेयर ही के लिए ज़्यादा इंपोर्ट की जाती है। ये तो मैंने आपको सादा लफ्ज़ों में समझाया। अब थोड़ा सा टेक्निकल साइड पर अगर हम आएँ HS कोड्स की शक्ल में, तो जो 3 बड़े HS कोड्स हैं लेदर के वो है 41, 42 और 64।
41 रॉ हाइट्स का है, 42 आर्टिकल्स ऑफ लेदर और सेटलरी का है और 64 फुटवेयर का है। तो अगर हम इनकी इंपोर्ट की फिगर्स देखें तो 41 में तकरीबन 48 मिलियन के करीब ये इंपोर्ट कर रहे हैं और 42 में 16 मिलियन के करीब इंपोर्ट कर रहे हैं और 64 जो फुटवेयर का है उसमें 57.2 मिलियन के करीब इनकी इंपोर्ट है। और उसमें डिफरेंट यानी कि कुछ कोई कंपनी सोल इंपोर्ट कर रही है, कोई अपर उसका जूते का इंपोर्ट कर रही है, तो मुख्तलिफ यानी कि शक्लों में इंपोर्ट की जा रही है। ये तो एक इनकी जनरल कंपोजिशन थी इनकी लेदर की सेक्टर की, जिसमें फुटवेयर हमने देखा कि सबसे इनका इम्पोर्टेंट शेयर है उसका। अब जहाँ तक बात है हमारे पोटेंशियल की, तो देखिए पाकिस्तान की यहाँ पे फॉर्मल एक्सपोर्ट नहीं हो रही। अगर आप डाटे को चेक करें तो डाटे में तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जीरो नजर आती है। किसी भी सेक्टर पे आप चले जाएं, शू में चले जाएं, बैग्स में चले जाएं, फुटवेयर में चले जाएं, आपको पाकिस्तान की एक्सपोर्ट डाटे में नहीं मिलेगी। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो वजह ये भी कि हमारे बैंकिंग चैनल्स डायरेक्ट नहीं है, तो क्योंकि पेमेंट्स डायरेक्टली पाकिस्तान नहीं हो रही होती तो डाटे में नहीं आ रही होती। इस वजह से पाकिस्तान की ऐसे एक्सपोर्ट डाटे में तो मुझे नहीं मिली। लेकिन जहाँ तक हमारे कंपेटिटर्स हैं तो उसमें चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा है। सबसे लीडिंग जो यहाँ पे इम्पोर्टर है वो चाइनीज़ ही हैं। खुद चाइनीज़ बैठे भी यहाँ पर हुए हैं और वो इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। उसके बाद इंडिया है, साउथ कोरिया है, और इसमें जो हमारे अगर अफ्रीका के कंट्रीज देखें तो उसमें तंजानिया हमारा सबसे बड़ा कंपेटिटर है। अगर आप पूरे अफ्रीका की डायमेंशन देखें तो पाकिस्तान का लेदर में सबसे बड़ा कंपेटिटर आपको तंजानिया और सूडान मिलेगा। तो नाइजीरिया में भी इनकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट तंजानिया से हो रही है, तंजानिया की कंपनीज कर रही हैं यहाँ पे। तो ये एक सादा लफ्जों में जनरल हमारी ना लेदर को लेके एक एक्सपोर्ट की सिचुएशन और एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात है। अब जहाँ तक बात है एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स की, तो जनरली जो नाइजीरियन सेंट्रल बैंक है इसकी बड़ी एक रिजिड किस्म की पॉलिसी है फॉरेन एक्सचेंज को लेके। ये फॉरेन एक्सचेंज की फ्ली फ्रॉम नाइजीरिया टू एनी अदर कंट्री ये इसको डिस्करेज करते हैं। और ख़ास तौर पे इन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें जो मखसूस हमारे सेक्टर्स हैं जो जनरली हैं भी पाकिस्तान के मेन सेक्टर्स, पाकिस्तान की वजह से नहीं मगर इनके अपने कुछ और वजूहात है कि उन्होंने उन सेक्टर्स को उसमें डाला हुआ है। और ये कहते हैं कि आप सेंट्रल बैंक का जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है ये आप यूज़ नहीं कर सकते। तो जब कभी पाकिस्तानी कंपनी यहाँ पे एक्सपोर्ट करती है और यहाँ का कोई इंपोर्टर उसको इंपोर्ट कर रहा होता है तो उसको फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स खुद से मैनेज करने पड़ते हैं। ये एक्सपोर्ट प्रोसीजर के अंदर एक बहुत बड़ा आप कह लें कि एक हर्डल भी है और ये बैरियर भी है। एक्सपोर्ट प्रोसीजर के अंदर मैं इसको इसलिए डिफाइन करूँ क्योंकि एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट है फॉर्म M जो कि ज़रूरी चाहिए होता है, तो वो बैंक इशू करता है, उस पर फिर वो लिख देता है कि जी फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है उसके लिए ये स्पेसिफिक जो शिपमेंट है ये क्वालिफाई कर रही है या नहीं कर रही। तो जनरली लेदर और टेक्सटाइल दोनों उसमें आ जाता है कि जी आप क्वालिफाई नहीं कर रहे होते, तो देन इंपोर्टर हैज़ टू मैनेज द फंड्स। तो ये एक आप कह लें कि इंपोर्ट प्रोसीजर के अंदर एक पहला पॉइंट है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस हैं। यहाँ की एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नाइजीरिया। हर तरह का प्रोडक्ट जो है एक्सेप्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल और फूड वो आपको स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नाइजीरिया के इंपोर्ट परमिट और इनके सर्टिफिकेट्स के आपको लेने पड़ते हैं। इंपोर्ट सर्टिफिकेट्स और इंपोर्ट परमिट्स कह लें या आप कह लें कि जो स्टैंडर्ड्स जो इनके हैं जो इनके इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट करने के लिए आपको सोन का सर्टिफिकेट चाहिए। सादा लफ्ज़ों में आप लोग समझ लीजिए। तो वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। उसका फिर अपना एक पूरा इनका क्राइटेरिया है, उसमें इनकी टीम है, कुछ इनकी एजेंसीज हैं जिनको इन्होंने हायर किया हुआ है। वो स्पेसिफिकली उस कंट्री में जाके सप्लायर का ऑडिट करते हैं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं और उसके बाद जो उनके स्पेसिफिक उस स्टैंडर्ड्स को वो मीट करता है तो देन दे कैन एक्सपोर्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंट्री। इसमें डेफिनेटली कंट्री ऑफ ओरिजिन का सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है और बाकी जो जिस तरह डॉक्यूमेंट्स हैं, इनवॉइस वगैरह सारे चाहिए होते हैं। तो ये जनरल यानी कि आप एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स के आप समझ लें, ये एक छोटी सी लेआउट थी। बैरियर से मैंने पहले आपको बताया कि बैंकिंग चैनल का एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरी इनकी कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो कि एब्रप्ट किस्म की हैं, एकदम चेंज हो जाती हैं। जिस तरह मिल्क के एक मिसाल आपको दूंगा कि जिस तरह यहाँ पे पाउडर मिल्क इंपोर्ट हो रहा था तो इन्होंने पाउडर मिल्क की इंपोर्ट पे एकदम पाबंदी लगा दी। जो पूरी एलाइड इंडस्ट्री थी वो एकदम इनके क्राइसिस में आ गई। तो सेम इस तरह अक्सर पॉलिसीज इनकी एब्रप्ट आ जाती हैं। लेकिन ये तमाम बातें बताने का मकसद मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि यहाँ का जो एक ओवरऑल बिजनेस मॉडल है या बिजनेस इन्वायरमेंट है
उस पे हमें एक मिल के काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो लेदर है, चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे कुछ और कोई भी सेक्टर है। तो उस पे हमें एक डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। उस पर खैर हम बाद में बात करेंगे। तो ये एक जनरल लेदर पे मेरी आपको ना छोटी सी ब्रीफिंग थी। जनरली पाकिस्तान की भी एक इनकी स्ट्रेंथ है लेदर के अंदर। अगर हम स्पेसिफिकली ये कहें कि हम किस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करें नाइजीरिया को लेके, तो मेरी यही रिकमेंडेशन होगी कि हम फुटवेयर पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ऑलरेडी फुटवेयर में मैंने B2B भी करवाई है और हमारी सैम्पलिंग चल रही है पाकिस्तानी कंपनी और नाइजीरियन कंपनी की। तो वी आर वेरी होपफुल कि उस पर कुछ ना कुछ आउटकम्स आएंगी। जहाँ तक बात है टेक्सटाइल की, तो टेक्सटाइल के चैप्टर तो 50 से 63 तक हैं, 13 चैप्टर हैं टोटल। और उसमें से अगर हम देखें कि नाइजीरिया क्या ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, तो मेन फोकस हमारा होगा 55 चैप्टर के ऊपर, जो कि नाइजीरिया ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, मैन मेड स्टेपल फाइबर वगैरह। और उसमें टोटल ओवरऑल जो टेक्सटाइल की आप कह लें कि इंपोर्ट है नाइजीरिया की, वो 4 बिलियन के करीब है। अच्छा, इसमें मैं ये भी बताता चलूँ कि नाइजीरिया में लेदर और टेक्सटाइल इनके ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, इनकी पूरी एक हिस्ट्री है। लेकिन क्योंकि अब इनकी इकॉनमी ऑयल डिपेंडेंट होगी, तो दोनों सेक्टर्स काफ़ी बैक फुट पे चलेगी और काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर इश्यूज भी आ गए, क्योंकि फोकस इनका उन पे नहीं रहा। बट दे स्टिल ओन कि हमारी टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर्स की डेवलपमेंट होनी चाहिए। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारा अगर नाइजीरिया पे यहाँ पे मेन अगर आप चैप्टर देखें तो 55 चैप्टर की ज़्यादा बड़ी इंपोर्ट है। और इसमें जो मेन इनके जो कह लें कि पार्टनर्स हैं वो चाइना है और इंडिया है। और पाकिस्तान से कुछ इंपोर्ट टेक्सटाइल में की तरफ से हो रही है, जिसमें 2 बड़े चैप्टर हैं 62 और 63। मगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान से बहुत नेग्लिजिबल सी है, 0.19 और 0.12 के करीब है। 14 मिलियन है 62 की और 63 की तकरीबन 93 मिलियन के करीब है। तो ये जनरल सी है कि कह लें कि हमारी यहाँ पे प्रेजेंस है टेक्सटाइल के अंदर 62 और 63 के अंदर। लेकिन ज़्यादा जो फोकस इन नाइजीरियंस का है वो 55 के ऊपर है, चैप्टर 55 के ऊपर। अच्छा, जो इंपोर्ट ड्यूटी है और जो इनकी वैट है, वो लेदर और टेक्सटाइल की तकरीबन एक जैसी है। लेदर में भी 20% इंपोर्ट ड्यूटी है, टेक्सटाइल के अंदर भी 20% इंपोर्ट ड्यूटी है। लेदर में भी वैट 7.5% है और टेक्सटाइल पे भी 7.5% वैट है। जो बैरियर्स लेदर के हैं, सेम बैरियर्स टेक्सटाइल के हैं कि बैंक की पॉलिसी भी वैसी ही है, फॉर्म M इशू करते हैं। अगर फंड्स एलिजिबल फॉरेन फंड्स के लिए एलिजिबल है तो फंड्स आप फॉर्म M ले सकते हैं, वरना वो आपको बैंक नहीं देता। और सेम उसी तरह आप कह लें कि पॉलिसीज का इश्यूज है। और कुछ यहाँ तक यानी कि इनकी अपनी पॉलिसीज इस तरह की हैं कि हमारा जो बिजनेसमैन है वो भी थोड़ा सा रिलक्टेंट होता है यहाँ पे एक्सपोर्ट करने को। तो ये एक आप समझ लें कि सादा लफ्जों में जनरल ब्रीफ थी लेदर और टेक्सटाइल की नाइजीरिया को लेके। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू अली साहब, थैंक यू। जी थैंक यू अली साहब फॉर अ नाइस प्रेजेंटेशन। अब मैं दावत दूंगा मोहतरमा हुमैरा इसरार साहिबा को साउथ अफ्रीका से। हुमैरा इसरार साहिबा, आवाज आ रही है आपको? ओ जी जी जी, थैंक यू, आई एम सॉरी, जी मैडम। मैं अनम्यूट करना से भूल गई। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और हमें इंगेज करने के लिए। हमारी जितनी भी प्राइवेट सेक्टर है पाकिस्तान में, उनके साथ हमारा कांटेक्ट डायरेक्ट करने के लिए फैसलाबाद TDAP आपका बहुत शुक्रिया, एंड टू ओवरऑल TDAP फॉर देयर एफर्ट्स। साउथ अफ्रीकन मार्केट में लेदर और टेक्सटाइल में पाकिस्तान से लेदर भी आता है, टेक्सटाइल भी आता है। सो आई जस्ट गिव अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा बताऊंगी कि साउथ अफ्रीका का जो टोटल ट्रेड बैलेंस है वो कैसा है। तो 2019-20 में इनका इंपोर्ट जो है वो 76-78 बिलियन और इनकी जो एक्सपोर्ट है वो 83 बिलियन। ओवरऑल इनका ट्रेड सरप्लस ही रहता है, और या फिर ये रखते हैं, कोशिश ये करते हैं कि ये ट्रेड सरप्लस ही रहे। और टेक्सटाइल इज देयर, टेक्सटाइल और लेदर इनके 2 हाईली फोकस्ड सेक्टर्स है बाय द गवर्नमेंट, जिसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट इन 2 सेक्टर्स को बड़ा प्रोटेक्ट करती है और इनमें बड़ा पैसा इन्वेस्ट करती है टू एंटरप्रेन्योर्स मुल्क के अंदर। इसलिए दोनों सेक्टर्स में पिछले कुछ सालों में ग्रोथ देखी गई है, जो लोकल मार्केट्स हैं।
both in textile and in leather sector. साउथ अफ्रीका के जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स है, वो ट्रेडिंग पार्टनर है बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट में, वो है चाइना, जर्मनी, यूएसए, इटली, ये सारे हैं। पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इसका यानी कि साउथ अफ्रीका टू एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 900,000 मिलियन के करीब ही रहती है। हम ज़्यादातर कोल इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम इनके 22nd लार्जेस्ट इंपोर्टिंग पार्टनर है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट इनको कम है, तो हम इनके 58th जो इंपोर्टिंग पार्टनर्स हैं। जहाँ पर लेदर की बात आ जाती है, हमारा लेदर जो है ज़्यादातर जाता है चैप्टर 41 और 42 में। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की ड्यूटीज़ है। यहाँ पर आपको ग्लव्स पे 20% ड्यूटी आपको मिलेगी, जो बाकी एक्सेसरीज़ वगैरह है और उस पर आपको 30% मिलेगी। कुछ सेक्टर हाइट्स वगैरह पे जितनी लो वैल्यू एडेड होगी उस पर 0% आपको मिलेगी ड्यूटीज़। यहाँ पर जो जैसे जो हमारे ट्रेड ऑफिसर्स हैं नाइजीरिया में, उन्होंने कहा कि नाइजीरिया में हैज़ अ पोटेंशियल फॉर फुटवेयर। यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर फुटवेयर इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में 10% रिकॉर्ड ग्रोथ देखी गई है, और जो जितने भी फुटवेयर के सामान है वो चाइना से आता है। पाकिस्तान का सिर्फ आता 42 और 41 से है, और ये खुद भी एक्सपोर्ट करते हैं। इनकी एक्सपोर्ट इन द लेदर सेक्टर इज़ अराउंड $186 मिलियन इन 2019, और इंपोर्ट इनकी तकरीबन $41 मिलियन है इन 2019। तो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो है वो इनके, बिकॉज दे आर अ मेंबर ऑफ साकू, सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन, तो दे also have an EFTA with यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन मार्केट को इनको बड़ा अच्छा एक्सेस है, और इनको दे हैव अ वेरी गुड एक्सेस टू द यूरोपियन मार्केट। तो इनका जो लेदर का एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है बिगेस्ट, वो जर्मनी है। इनके बाकी पाकिस्तान जो लेदर में कंपटीशन फेस करता है वो है नमीबिया, बोट्सवाना, इंडिया। हमारा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो है 11.34 मिलियन, आप 12 मिलियन कर लें लेदर में, लेकिन इतना है। वी आर 4th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ देयर इम्पोर्ट ऑफ लेदर, बट देयर इज potential to increase, और overall they are focused on this sector to improve it। जहाँ पर टेक्सटाइल की बात आ जाती है, टेक्सटाइल इनका बहुत ही प्रोटेक्टेड सेक्टर है। पहले पाकिस्तान से 100% कॉटन आता था, अब वो नहीं आता क्योंकि उन्होंने अपनी लोकल इंडस्ट्री वो स्ट्रेंथन कर ली है। लेकिन जो बाकी टेक्सटाइल है, जैसे हमारी सबसे ज़्यादा आती है बेड लिनन हमारा सबसे ज़्यादा आता है, तो उसमें हमारी तकरीबन है 19.44 मिलियन। इनके ओवरऑल इंपोर्ट है 74 मिलियन, और उसमें बहुत कैपेसिटी है। मेरी जितनी भी अब यहाँ के क्वालिटी ब्रांड्स हैं उनसे बातें हुई है, जो पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं, इनडायरेक्ट सोर्सिंग में इन्वॉल्व है, दे आर हैप्पी विद द क्वालिटी एंड एवरीथिंग। सो उनका जो बेड लिनन में बाकी चैप्टर 61, 60, 62 इन सब में से आर्टिकल आते रहते हैं 2 पॉइंट, और वो ओवर द ईयर्स सीमेंट के बाद जब से उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है, हमारे टेक्सटाइल सेक्टर ओवरऑल ही इसी 12 मिलियन 13 मिलियन की जोन में आता था। तो देयर इज़ नॉट, आप ये नहीं कह सकते हैं कि ग्रोथ हुआ है, लेकिन कभी गिरता है कभी ऊपर जाता है। बट जो बेड लिनन और इस तरह के टेरी टावल्स हैं, इसमें पाकिस्तान के लिए कैपेसिटी है, एंड पाकिस्तान इज डूइंग ग्रेट इन दिस सेक्टर। लेकिन इट इज़ अ प्रोटेक्टेड सेक्टर। इसमें जो आपके फिनिश्ड गुड्स है उस पर 35% ड्यूटी लगती है, 45% लगती है। स्पोर्ट्स वेयर पे 35% है, टेरी टावल पे 15 है, और फिर ये जो कॉटन वगैरह होता है उस पर कोई ड्यूटी नहीं है। तो ड्यूटी स्ट्रक्चर इनका ये है। लेदर के लिए सैप्स, साउथ अफ्रीकन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स, वो एक अथॉरिटी है जिसका आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और ओवरऑल वेट 15% है। इसके अलावा वो और सारे टैक्सेस हैं, लेकिन वो इन 2 सेक्टर्स पे इम्पोज नहीं होते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। सर आप म्यूट पे हैं। थैंक यू मैडम। अब मैं दावत दूंगी जुनैद अहमद साहब, हमारे मोरक्को में ऑफिसर हैं, TIO। जुनैद साहब। जी शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करता हूँ और TDAP का शुक्रिया करता हूँ ये प्लेटफॉर्म मुहैया करने का, क्योंकि हमारा काम तभी कामयाब हो सकता है जब हम जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स और यहाँ के इंपोर्टर्स दोनों के साथ राब्ते में रहें।
मेरा नाम जुनैद अहमद है, मैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट काउंसलर हूँ मोरक्को में, और मेरी एक्रेडिटेशन जो है वो तुनीसिया के लिए भी है। अच्छा, मैं अपनी प्रेजेंटेशन सबसे पहले तो मैं ब्रीफ से आपको इंट्रोडक्शन दूंगा मोरक्को का। मोरक्को जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्थ अफ्रीका में सिचुएटेड है। ये बिल्कुल ही यूरोप के साथ है, बल्कि एक जगह तो ऐसी है कि आप फेरी से सिर्फ 1 घंटे का ट्रेवल करके स्पेन जा सकते हैं। इसकी जो पॉपुलेशन है वो कोई 34 मिलियन है। यहाँ का जो कल्चर है वो अरब और यूरोपियन तीनों का एक मिक्स सा कल्चर है। जो इसका सबसे बड़ा शहर है वो कासाब्लांका है, कमर्शियल हब है जहाँ पर, और इसकी जो टोटल इंपोर्ट्स हैं वो $51 बिलियन हैं। लेकिन इनके जो मेन आइटम्स हैं, क्योंकि ये नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो पेट्रोलियम, मशीनरी, व्हीकल्स, ऑटो पार्ट्स, प्लास्टिक आइटम्स और एयरक्राफ्ट पार्ट्स हैं। तो इनके जो मेजर इंपोर्ट आइटम्स हैं उसमें हम कहीं फॉल नहीं करते। इनकी जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो $29 बिलियन हैं, लेकिन अगेन जो इनकी मेजर आइटम्स हैं वो हमारे साथ वो ज़्यादा कोई मुताबिकत नहीं रखते। अच्छा, जो अगर हम बात करें टेक्सटाइल की, तो यहाँ जो टोटल मार्केट साइज़ है टेक्सटाइल्स के लिए वो है $1.1 बिलियन, और इस $1.1 बिलियन की मार्केट साइज़ में 2% शेयर हमारा है, जो कि कम है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि कम है, क्योंकि जो हमारे 4 मेजर टेक्सटाइल के चैप्टर्स हैं 52, 61, 62, 63, अगर हम देखें तो ग्लोबल लेवल पे हमारे पास 5% शेयर है इसका, लेकिन मोरक्को में हमारे पास 2% मार्केट शेयर है। और ये कम मार्केट शेयर की जो मेन वजह है वो यहाँ पर टैरिफ्स हैं, क्योंकि जो यहाँ पर ये काफ़ी इन्होंने हाई टैरिफ्स लगाए हुए हैं, और फिर इनके जो FTAs हैं वो अरब कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ है, और USA और टर्की के साथ भी है। तो जो बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्योंकि लेबर महंगा है और टेक्सटाइल जो है वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो यूरोप हमारे साथ ज़्यादा कंपटीशन में नहीं है, USA नहीं है, क्योंकि लेबर कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से हमारा उनके साथ जो है वो हम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। लेकिन जो हमारा मेन कॉम्पिटिटर था मोरक्को में बल्कि है वो है टर्की, क्योंकि टर्की के टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव तो नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके साथ FTA है इनका मोरक्को के साथ, तो उनके पास मेजर मार्केट शेयर है इस वक्त टेक्सटाइल्स में। लेकिन इसमें जो अच्छी खबर है वो ये है कि सिर्फ 6 दिन पहले मोरक्को ने ऐलान किया है कि वो टर्की के साथ अपना जो टेक्सटाइल 5 FTA अमेंड हैं, और पे भी अब वो ड्यूटी लगा रहे हैं 90% ऑफ MFN पे। तो ये हालांकि वो कर इसलिए रहे हैं कि वो अपनी लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सारा मार्केट शेयर लोकल इंडस्ट्री के पास नहीं जाएगा, ये कभी ऐसा नहीं होता। और लोकल इंडस्ट्री को रेस्पॉन्ड करने में भी टाइम लगता है, जब तक वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें, अपनी प्रोडक्शन करें। तो ये एक बड़ा अच्छा वक्त है। अभी आइटम्स की लिस्ट ये अनाउंस करेंगे, लेकिन ये जो जितने हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं, मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा अच्छा वक्त है कि हमारा मार्केट शेयर जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर इंक्रीज़ हो सकता है। अच्छा, यहाँ की जो मोरक्को की अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जैसे कि मैंने कहा कि वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हाई टैरिफ्स लगाते हैं, लेकिन इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्योंकि ज़्यादा उनका फोकस जान बनाने पे नहीं है, उनका फोकस फैब्रिक बनाने पे नहीं है, ज़्यादा जो उनका फोकस है वो है गारमेंट्स पे। वो गारमेंट्स बनाते हैं, और क्योंकि गारमेंट्स में भी वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप के साथ। अब यूरोप में हमारे पास भी GSP प्लस है, बांग्लादेश के भी जो आइटम्स हैं वो अक्सर ड्यूटी फ्री हैं। तो बेसिकली ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनकी है, ये क्या करते हैं कि ये जो ब्रांडेड आइटम्स हैं उस पर फोकस करते हैं, और मोरक्को के जो ब्रांड्स हैं वो यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो गारमेंट्स पे है, तो इनको फैब्रिक और यान दोनों इंपोर्ट करने पड़ते हैं, और यहीं पर ही जो है वो अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। तो इस पे अगर मैं आपसे कहूँ कि जी जो मेजर आइटम्स हैं, तो मैंने एक वर्किंग की हुई है। मैंने अगर हम मेजर आइटम्स की बात करें तो तमाम आइटम्स पे ड्यूटी नहीं है। अच्छा, मोस्ट ऑफ पहले तो जो गारमेंट्स की बात करें तो गारमेंट्स पे ऑलमोस्ट जो है, और मेडअप्स पे तकरीबन आइटम्स पे यहाँ पर 30% ड्यूटी है। उसके बावजूद भी जो है कुछ चीज़ों में हम कॉम्पिटिटिव, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने की वजह से हम इस 30% ड्यूटी के बावजूद भी कुछ आइटम्स हैं जिसमें हम हमारे पास मसलन डेनिम फैब्रिक है, हमारे पास 17% मार्केट शेयर है, 10% ड्यूटी है। अच्छा, कॉटन फैब्रिक्स हैं, उसमें हमारे पास वो है मेजर मार्केट शेयर है।
और इसी तरह से कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमारे पास मार्केट शेयर है बावजूद इस ड्यूटी के। लेकिन जो अच्छी खबर है वो ये कि कई ऐसे आइटम्स हैं, हम मेडअप्स और गारमेंट्स को तो छोड़ देते हैं, उस पर 30% ड्यूटी है, शायद हम किसी हद तक ही कॉम्पीट कर सकें। लेकिन जब हम फैब्रिक और जान की बात करते हैं तो कई ऐसे आइटम्स हैं जिस पे ड्यूटी ज़्यादा नहीं है और हमारा मार्केट शेयर यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। मसलन अगर मैंने कुछ आइटम्स इसमें जो वर्किंग की, मसलन जो कार्डेड जान है उसमें तो हमारी एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ग्लोबल शेयर से भी ज़्यादा हैं। लेकिन जब हम कॉम जान की बात करें तो अगर ग्लोबल लेवल पे हम देखें तो हमारे पास इसका जो शेयर है वो कहीं ज़्यादा है, लेकिन मोरक्को में हमारे पास इसका ऑलमोस्ट 0% मार्केट शेयर है। अच्छा, इसी तरह से जो अनब्लीच फैब्रिक है उसकी यहाँ पर बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास मोरक्को में 12% मार्केट शेयर है, ग्लोबली हमारे पास इसका 33% मार्केट शेयर हमारे पास है। अच्छा, जो इस पे टैरिफ रेट है वो सिर्फ 2.5% है और कोई ज़्यादा इस पे कोई नॉन टैरिफ बैरियर्स भी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ इस पे तवज्जो देने की बात है। अच्छा, इसी तरह से जो प्लेन वोवन फैब्रिक्स ऑफ कॉटन है जिसका ये 520911, इसमें भी कोई सिर्फ 2.5% मार्केट शेयर है और इस पर सिर्फ तवज्जो देने की बात है, यहाँ पर मार्केट है इस चीज़ की। तो ये मैंने एक वर्किंग की हुई है, मैं इंशाल्लाह ये आपके साथ किसी तरीके से शेयर भी कर दूंगा। तो कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिस पे बावजूद, जैसे डेनिम फैब्रिक है, ज़्यादा रेट होने के हम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं और हम यहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कई ऐसे आइटम हैं जिस पे सिर्फ 2.5% टैरिफ है और हम ये मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि क्योंकि अब टर्की पे ये ड्यूटीज़ लगा रहे हैं तो ये बड़ा अच्छा टाइम है यहाँ पर इन होने का। अच्छा, उसके बाद अगर मैं लेदर की बात करूँ मुख्तसरन, तो लेदर यहाँ पर जो, क्योंकि ये जो है जैसे बाकी मेरे कलीग्स ने कहा कि टूरिज़म जो है नॉर्थ अफ्रीका का मेजर इकोनॉमिक सेक्टर है, तो कई लोग जो हैं वो इनकी जो मार्केट है, जो इकॉनमी है वो बड़ी हद तक टूरिज़म पे डिपेंड करती है और यहाँ पर कई टूरिस्ट आते हैं कल्चर के लिए और कल्चर की वजह से जो इनकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसका भी बड़ा सिग्निफिकेंट शेयर है इकॉनमी में। और जो इनकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो डिपेंड करती है फिर लेदर पे। अच्छा, इसी तरह से इनके पास अपनी फुटवेयर इंडस्ट्री है, ये जो लेदर मेडअप्स हैं, लेदर जैकेट्स, ये सारी चीज़ें खुद बनाते हैं। लेकिन ये बावजूद ये इंपोर्ट भी होते हैं। लेकिन अगेन जो इस तरह के फिनिश चीज़ें हैं उस पर बड़े हाई टैरिफ्स हैं, अगेन 30%, 25% इस रेंज में। तो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं लेकिन हम उतने कॉम्पिटिटिव नहीं हैं। लेकिन जब हम बात करें फिनिश लेदर की, टैंड लेदर की, तो यहाँ पर जो गोट लेदर है, शीप लेदर है, काउ लेदर है, ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट करते हैं और इस पे कोई ज़्यादा वो भी नहीं है, यहाँ पर ड्यूटी का रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है और यहाँ पर हमारे लिए फिर जो है वो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम ये चीज़ें यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो अगर फिनिश चीज़ों की मैं बात करूँ तो ग्लव्स की यहाँ पर बड़ी डिमांड है। हालांकि यहाँ पर बड़ा हाई वो है 30% उस पर ड्यूटी है, लेकिन उसके बावजूद हम कॉम्पिटिटिव हैं और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रैवलिंग बैग्स की बड़ी डिमांड है, लेकिन अगेन उस पर 30% ड्यूटी है और हमारा कोई बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं है, उसमें शायद हम बहुत ज़्यादा वो कॉम्पीट नहीं कर सकें। लेकिन ग्लव्स और जो फिनिश लेदर है स्पेशली, उसमें बड़ा पोटेंशियल है। मैं अगर लेदर के 1-2 आइटम आपसे मुख्तसरन इसका जिक्र करूँ तो मसलन अगर हम बात करें इसकी गोट लेदर की, तो मोरक्को जो है वो 6 मिलियन $6 मिलियन का गोट लेदर इंपोर्ट करता है और हमारा जो इसमें शेयर है वो ऑलमोस्ट कोई $3 लाख भी नहीं है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करें काउ लेदर की, तो ये $17 मिलियन का वो करते हैं, इंपोर्ट करते हैं लेदर, और इस पर ड्यूटी भी 2.5% है, लेकिन हमारा जो शेयर है वो ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसी तरह से शीप लेदर की बात करें तो $5 मिलियन का ये लेदर इंपोर्ट करते हैं, ड्यूटी भी सिर्फ 2.5% है, लेकिन हमारा इसमें कोई खास शेयर नहीं है। तो ये वर्किंग है मेरे पास सारे तमाम आइटम्स की, जिसपे टैरिफ रेट, मार्केट शेयर और ये सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारा मार्केट शेयर अक्सर चीज़ों में नहीं है, तो उसकी वजह सिर्फ टैरिफ बैरियर्स नहीं है। कई ऐसे आइटम है जिस पे टैरिफ नहीं है फिर भी हमारे पास मार्केट शेयर नहीं है। उसकी मेन वजह जो है वो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। और जब मैं नॉन टैरिफ बैरियर्स कहता हूँ तो मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ा नॉन टैरिफ बैरियर्स है वो ये कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो यहाँ के इम्पोर्टर्स हैं उनके दरमियान कनेक्शंस नहीं है।
वो आपस में कभी जो है वो मिल बैठकर जो है वो नेगोशिएट नहीं करते, किसी डील पे वो बात नहीं करते। और ये कनेक्शंस क्यों नहीं है, इसके हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं, लैंग्वेज बैरियर जैसे कई मेरे दोस्तों ने जिक्र किया वो भी है। लेकिन क्योंकि और फिर हमारी तवज्जो भी नहीं है इन मार्केट्स पे, हमारी तवज्जो क्योंकि ज़्यादा यूएस से यूरोप यहाँ पर है और यहाँ का बिज़नेस कल्चर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन ये सारे मुश्किलात के बावजूद यहाँ पर बड़ी अच्छी बातें भी हैं। मसलन अफ्रीका का सुनकर कई लोगों के जहन में ये ख्याल आता है कि शायद यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो। मोरक्को जो है ये बहुत ही पीसफुल कंट्री है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला नहीं है। इसकी जो रैंकिंग डूइंग ऑफ बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में है वो 52 है दुनिया में, जो कि बड़ी हाई है, हमसे कहीं ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर यूटिलिटीज़ जो हैं वो सारी अवेलेबल हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, बैंक्स में LC खोल सकते हैं आप, और कई ऐसे आइटम्स हैं जिस पे टैरिफ्स भी नहीं है और हम ये मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड यही है कि जो है इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंटरेक्शन हो बिज़नेस कम्युनिटी का दोनों कंट्रीज़ में, तो मेरा ख्याल है कई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर खुल सकती हैं। बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू। सर जुनैद साहब थैंक यू जी। अच्छा, Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हारून शमसी साहब का सवाल है सेनेगाल, शुएब साहब से। शुएब अनवर साहब, शुएब अनवर साहब जी। शुएब साहब ड्यूटी स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछ रहे हैं ऑन टेक्सटाइल फॉर सेनेगाल, हारून शमसी साहब। अच्छा, टेक्सटाइल का जी जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अगर आप ब्रेकअप आइटम्स की तरफ जाएं, चैप्टर 61 में है 20% ड्यूटी, जिसमें आर्टिकल्स, एपरल्स, क्लोथिंग, एक्सेसरीज इसमें आती हैं, वो 20% है। और 52 कॉटन, जैसे मैं आपको पहले बताया, सबसे ज़्यादा ड्यूटी इसमें है, वो 27 है। चैप्टर 62 आर्टिकल्स ऑफ एपरल, क्लॉथिंग, एक्सेसरीज, अगेन 61 और 62 दोनों जो है वो 20% में फॉल करते हैं। चैप्टर 55 मैन मेड स्टेपल फाइबर 14%, और स्पेशल वुमन फैब्रिक्स चैप्टर 58 इसमें 20% ड्यूटी है। तो ओवरऑल ये जितनी भी ये ड्यूटीज हैं ये वेरी करती हैं 15 to 20%। अगर कुछ स्पेसिफिक आइटम है तो वो उसमें बताया जा सकता है कि इसमें कितनी ड्यूटी फॉल करेगी। ये तो आपकी कस्टम ड्यूटी होगी। अदर देन कस्टम ड्यूटी इसमें आपको वैट है जो कि 18% इसमें पे करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम वैट देयर आर सर्टेन अदर रिक्वायरमेंट्स, जैसे कुछ समटाइम्स दे इम्पोज कंटीजेंसी टैरिफ एज वेल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये दो मेन आपके ऊपर होती हैं, कस्टम ड्यूटी और वैट जी। इसके अलावा अगर कुछ है तो मुझे बताइए। आई थिंक सेटिस्फैक्टरी आंसर है आपका जी। मैडम हुमैरा के लिए एक क्वेश्चन है, वो पूछना चाह रहे हैं बेसिकली इंडस्ट्रियल ग्लव्स, लेदर ग्लव्स की पोटेंशियल इन साउथ अफ्रीकन मार्केट। जी जी सर, बिल्कुल है जी। दाऊद ज़ियाउद्दीन साहब। जी सर, डिमांड डेफिनेटली है सर, और जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। कुछ कंपनीज भी हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने प्रोफाइल अगर ये मुझे फॉरवर्ड कर सके, तो मेरा ईमेल एड्रेस है tia.johannesburg@commerce.gov.pk। इस पे मुझे ये काइंडली इनबॉक्स भी कर दें ताकि वो नोट डाउन कर लें लोग। जी जी जी, ये मैंने एक क्वेरी में सेंड भी किया है, ये मैं दोबारा कर देती हूँ, इस पे आप मुझे भेजें। आई हैड जी जी जी, कुछ कंपनीज ने मुझे अप्रोच किया था, उनको कुछ नाम तो मैंने दे दिए थे, लेकिन मैं इनके प्रोफाइल भी उनके साथ शेयर कर देती हूँ, और कोशिश करूंगी कि अगर ज़्यादा लोग हो जो कि ये कर सके, मतलब जिनका ये लेदर वगैरह का, स्पेशली जो सिक्योरिटी रिलेटेड ग्लव्स है, यू नो सेफ्टी वेयर ग्लव्स जो होते हैं, उनकी डिमांड है यहाँ पे, और तो आई विल शेयर देयर प्रोफाइल विद देम। थैंक यू सर। एलडी खान साहब आपके लिए भी यही क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल लेदर ग्लव्स का पोटेंशियल इन कीनिया। जी, मेरा जवाब वही है जो मैम हुमैरा ने दिया। डेफिनेटली देयर इज अपॉर्चुनिटी, वी नीड टू एक्सप्लोर इट। राइट मैडम हुमैरा, आपके लिए एक और है, बेसिकली वो डिटेल इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं शिरोज खान साहब S&S कॉर्पोरेशन की तरफ से।
South African market regarding textile sector, especially textile and leather. टेक्सटाइल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ये मैंने अपना ईमेल आईडी शेयर किया है. अब एक्चुअली वो हम लोगों ने वो स्टडी भी की हुई थी, वो मैं उनको भेजूंगी, लेकिन उनका क्वेश्चन कोई स्पेसिफिक ही होगा तो वो अपना क्वेश्चन मुझे ईमेल कर दे, या फिर अगर वो डायरेक्टली पूछना चाहे कोई मतलब आई डोंट नो वो किस सिलसिले में, मतलब ड्यूटी से रिलेटेड तो मैंने बता दिया था, और अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे आराम से ईमेल कर सकते हैं. रेस्ट अश्योर आई रिस्पॉन्ड टू एवरी ईमेल. थैंक यू. जमीर साहब, मैं गुजारिश करूंगा, हमारे मेंबर हैं PHMA के ये काशिफ जियाद साहब, वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, टेक्निकल इशू आ रहा है, वो क्वेश्चन कर नहीं पा रहे इनबॉक्स में, तो जरा FCCI का अगर आप ओपन करें तो अनम्यूट कर दें, तो कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं. जमीर साहब, आर यू हियरिंग मी फ्रॉम कराची? जमीर साहब, आवाज आ रही है आपको? सर्च में लिखो ना, फाइंड करो सर्च में ऊपर FCCI के पैनल पे हैं काशिफ साहब, काशिफ जियाद साहब. बताएं, हमको नहीं आ रहा है. उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, उसको ढूंढ लेते हैं. जी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, हम लोग कोशिश करते हैं टेक्निकल जो इशू है उनको सॉर्ट आउट करने की. राव साहब, कैन यू हियर मी? सर नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली कोई है नहीं अभी हमारे पास, काशिफ जियाद साहब करना चाह रहे हैं बस FCCI से. काशिफ साहब, यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है बॉक्स में बेसिकली का नाम. शायद FCCI पैनल पे हो, FCCI एक कॉन्फ्रेंस रूम में है वो लोग. SCCI ऊपर फाइंड में जाओ ना, फाइंड में जाओ. SC फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. F नहीं है सर, एस पूछ रहा है सियालकोट चैम्बर ऑफ. SC FCCI फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. वो FPCCI FCCI फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. अच्छा जमीर साहब, प्रिग्मिया से भी रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम सियालकोट प्रिग्मिया से, वो भी ऑन वीडियो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं. प्रिग्मिया दरमियान में बैठे नजर आ रहे हैं ना. प्रिग्मिया ऊपर चलें, ये इधर ये. Is it for me? जी, फरमान हरम टेक्सटाइल फैसलाबाद से. मेरा क्वेश्चन ये है कि साउथ अफ्रीका में बेसिकली नॉन ट्रेडिशनल कंट्री है, तो उसमें बेसिकली कस्टमर को जो है ना, वो एक्चुअल कस्टमर को ढूंढना बड़ा मुश्किल है. काम तो होता है लेकिन वो बहुत मुश्किल है. इसके बारे में को क्या आपके कमेंट्स हैं? दूसरा, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, इसमें पेमेंट्स का बहुत इशू है. अगर इसमें कोई हेल्प हो सकती है तो हमें बताएं कि इसकी पेमेंट किस तरह सिक्योर हो सकती है, क्योंकि बाज़ हमारी बैंक्स जो है ना, वो साउथ अफ्रीका की बैंक्स की LC एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो बेहतर यही है कि हमें इस पे कोई गाइडलाइन दें कि हम इसको करें. CIDA पे तो चलता है लेकिन वो पेमेंट्स बहुत लेट हो जाती हैं, कभी कभी वो करते ही नहीं है, ठीक है कर देते हैं, हो जाती है. तो इसको सिक्योर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या इसके लिए पैरामीटर इस्तेमाल करने चाहिए? क्योंकि काम तो सो हो रहा है, नॉन ट्रेडिशनल कंट्री है, कोई कस्टमर मिलता है. तो इसको प्लीज़ हमें इसके बारे में कोई ऐसा वे बताएं जिसमें हम कोई बेहतरी ला सकें. अस्सलाम वालेकुम. मैं जितनी लिस्ट आई है किसी का कोई जवाब नहीं आया, किसी का. किस तक, चलो कोई बात, किस का मैं जवाब दूं.
मैं इसका जवाब दूं सर? यस मैडम, प्लीज प्रोसीड। जी। यहाँ पर ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस होती है, मेरे पास अभी तक बैंकिंग का कोई ट्रेड डिस्प्यूट नहीं आया। जो ट्रेड डिस्प्यूट्स मेरे पास आते हैं वो ये होता है कि पाकिस्तान साइड पे पैसे ले लिए जाते हैं और जो डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट होती है वो फिर नहीं होती है। तो यहाँ पर हबीब बैंक लिमिटेड है, हबीब ओवरसीज़ बैंक लिमिटेड। ज़्यादातर ट्रांजैक्शन, ज़्यादातर जो एलसी होती है, एलसी ही होती है और वो यूज़ किया जाता है हबीब प्राइवेट लिमिटेड जो बैंक है, हबीब ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड बैंक। तो मुझे तो कोई ऐसा मतलब मेरी नज़रों से या फिर जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनी सच इश्यूज। लेकिन आप सही कहते हैं, आई लुक इनटू इट अगेन। आप मुझे अपना पर्टिकुलर केस बताएं जहाँ ये बात है कि इट्स अ नॉट ट्रेडिशनल मार्केट और हमारा इट इज़ sort of it is a market के there is a potential for us to capture। जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमें जो एक्सपेक्ट की जाती है वो होता है कि पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, जब इनके बारे में जहाँ पर कंज्यूमर सोचता है तो वो ये सोचता है कि प्राइस फैक्टर, कि प्राइस जो होगी, चूँकि इंडिया से आधी है करेंसी तो प्राइस में बड़ा फ़र्क होगा। तो ये वो बड़ा फैक्टर है जिनके बारे में जो आपके लिए मार्केट कैप्चरिंग एलिमेंट है बिसाइड क्वालिटी। वो तो लोगों को बाद में हम बताते हैं कि क्वालिटी इज़ वेरी गुड और हमारा प्रोडक्ट जो है इट्स मोर वर्थ योर मनी। लेकिन जो एक चीज़ मैं आपको कहूँगी, जहाँ तक बात रही कि आपके लिए लोगों को ढूंढना, और वहाँ पे ये ट्रेड कमीशन मौजूद है, हम आपके साथ कॉन्टेक्ट्स भी शेयर करेंगे और आप उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कीजिएगा इन टेक्सटाइल सेक्टर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। मैडम एक ये है कि आप सबसे गुजारिश है कि जो आपके पर्टिकुलर स्टेशंस हैं वहां से जो इंपोर्टर्स हैं उनकी लिस्ट स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर लेदर की अगर वो टी-डैप के साथ भी शेयर कर दी जाए, टी-डैप फैसलाबाद के साथ भी, तो बड़ा बेनिफिट होगा यहाँ के एक्सपोर्टर्स को। फेलियर नोटिस बहुत से हैं, फेलियर नोटिस डिलीवरी। सर इसके बारे में एक बात कर लूँ, ये जो आपने इंपोर्टर्स की लिस्ट के बारे में बात की। जी सर प्लीज। अच्छा सर, कीनिया में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मोस्टली हमारे एक्सपोर्टर हजरात लिस्ट की डिमांड करते हैं और कुछ लोगों के साथ मैंने पिछले 2-4 महीनों में शेयर भी किए हैं। लेकिन सर यहाँ की जो मार्केट की डायमेंशन बहुत डिफरेंट है, लीस्ट रिस्पॉन्सिव है, नॉन रिस्पॉन्सिव है। और जब तक सर ये इंपोर्टर्स मैच्योर नहीं हो जाते हैं, अगर हम लिस्ट शेयर कर लेते हैं तो आगे से फिर एक्सपोर्टर साहब कहते हैं कि आपने कांटेक्ट तो दिया था लेकिन वो नॉन प्रोडक्टिव था, अभी तक उसका कोई रिस्पांस नहीं है, जबकि उसका रिस्पांस हमें भी नहीं होता है। अफ्रीका की मतलब जो हजरात यहाँ पे ट्रेड करते हैं उनको पता ही है ऑलरेडी, बिकॉज दे हैव गुड एक्सपीरियंस। तो हमारी कोशिश ये होती है कि पूरा की पूरा अगर लिस्ट हम उठाए और एक टिडाप के साथ शेयर करें या किसी एक्सपोर्टर के साथ शेयर करें तो उसका रिजल्ट उस तरीके से नहीं आता है, एक ट्रस्ट इशू कह दीजिएगा या व्हाटएवर। तो कोशिश ये होती है कि जब बिल्कुल पहले हम खुद डील कर रहे होते हैं, जब मैच्योर एक ट्रांजैक्शन हमें नजर आता है, इंपोर्टर नजर आता है, तो उसी वक्त हम शेयर करते हैं। थैंक यू। ज़मीर साहब प्रिगमिया कराची से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन की ऑनलाइन। ज़मीर साहब आर यू हियरिंग मी? जी राव साहब अनम्यूट कर दिया है प्रज्ञा को, लेकिन आस्क क्वेश्चन। राइट सर। मैं उनको कहो यार क्वेश्चन पूछो। तो मैंने एक बात करनी है, जो लोग मुझसे प्राइवेटली पूछ रहे हैं मैं उनको इनकरेज करूंगी कि वो ये कॉमन चैट रूम में क्वेश्चंस पूछे ताकि जो उनसे ताकि सबको उसके पता चले। ये एक साहब है, उन्होंने मुझसे पूछा है कि वो साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग आना चाहते हैं फॉर एन एग्जीबिशन, वुड विद माय ऑफिस बी देयर टू फर्दर गाइड हिम एंड फाइंड पोटेंशियल कस्टमर्स। जी आप हमें कांटेक्ट कीजिए और डेफिनेटली हम आपका ट्रेड ऑफिस जो है इज देयर। लेकिन हमें आने से पहले ज़रूर बताइएगा ताकि आपकी मीटिंग्स जो है काफ़ी पार्टीज के साथ अरेंज की जा सके। जी मैडम एक और क्वेश्चन है आपके लिए रिजवान सादिक साहब ने, asking for secure banking channels in South Africa for garments and textile sector। जी मेरा यहाँ पर
लेट मी डिग इनटू दैट मोर, लेकिन मैं यहाँ पर जो है हबीब ओवरसीज बैंक जो है वो उनके थ्रू ही सब करते हैं, और जब भी मुझे किसी को रेफर करना होता है तो हबीब बैंक ही अपने रेफरेंसेस देते हैं विद रिगार्ड टू देयर पेमेंट एंड एवरीथिंग। तो आई वुड रिकमेंड के हबीब ओवरसीज जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसके थ्रू ही क्या करें। जिन लोगों को मैंने कनेक्ट कराया था उन्होंने तो एडवांस पेमेंट की हुई थी। पाकिस्तान वो साउथ अफ्रीकन थे, दे मेड एडवांस पेमेंट्स, जैसे मास्क के लिए, ग्लव्स के लिए, कुछ टेक्सटाइल्स में भी तो उन्हें एडवांस पेमेंट की और पाकिस्तान साइड से उनके प्रोडक्ट्स जो थी वो डिलीवर हो गई थी। तो थैंक यू। आई होप कि मैडम क्लियर हो गया अगर उनके क्यूरी। फयाज मलिक साहब की रिक्वेस्ट है अनम्यूट के लिए। जमीर साहब, फयाज मलिक साहब की रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन कोई करना चाह रहे हैं वो। अनम्यूटेड है जी, लेकिन आस्क क्वेश्चन। जी फयाज मलिक साहब प्लीज प्रोसीड। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन एक जर्नल से है कि जितने साहब ने ब्रीफिंग दी है उन्होंने ये बताया कि अफ्रीका जो है टूरिज्म कंट्री है। मेरी सारी आइटम टूरिज्म रिलेटेड हैं, सॉरी मतलब कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल, और मुझे अभी तक इजिप्ट, मोरक्को, अल्जीरिया, सेनेगल, नाइजीरिया, इन सब ने पूरी लिस्टें भेजी हैं, और जितनी लिस्टें भेजी हैं मैंने सबको मेल की हैं। उनमें से तकरीबन 40% वापस आ गई हैं अनडिलीवर्ड, और बाकी किसी का कोई जवाब नहीं आया, किसी का अभी तक कोई एक्नॉलेज नहीं। रिसेंटली मेरा कांटेक्ट था साउथ अफ्रीका से, मुझे वहां से भी आया, तो मैंने वो अभी नहीं किया था क्योंकि आई इंटेंड टू डिस्कस अगेन बैक टू मैडम इसरार कि जी ये इसका क्या स्टेटस है, ये अपडेट हैं। और उनमें से चंद एक चीज़ें ऐसी थी कि वो शायद मेरे होम टेक्सटाइल के मुतल्लिक भी नहीं थी। आई फुली एग्री विद मिस्टर एल डी खान कि ये जो लिस्ट का एक्सचेंज है ना, इट बिकम्स मोर और लेस द फ्रूटलेस एफर्ट, क्योंकि या तो लिस्ट हो सकता है पुरानी हो सकती है, अपडेट नहीं, बंदे का इंटरेस्ट नहीं, और वो मैं फिर ऐसे लगता है कि इट बिकम्स द फ्रस्ट्रेशन। तो इससे बेहतर यही है कि अगर वहाँ पिजन हाउस बना दिए जाएं, आपके जो ट्रेड ऑफिस बहुत एक्टिव हैं, लोग अपनी रिक्वेस्ट वहाँ भेजते जाएं, और जो थोड़ी बहुत चीज़ मेच्योर हो वो कम से कम 2, 3, 4, 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को भेज दी जाए, जो उनमें से बेहतर सूट करे वो वहाँ कंप्लीट कर ले, एक्सपोर्ट करे एंड मैनेज इट। ठीक है। या इससे को और बेहतर तरीका ऐसे हो सकता है कि अगर वहाँ कोई इंक्वायरी है तो लोगों की B2B मीटिंग करवा दी। अब B2B मीटिंग यहाँ इजी हो सकती है, महीने के बाद हो जाए, 2 महीने के बाद हो जाए, कंट्री वाइज की जाए, बजाय नॉट होल एंड अफ्रीका, पर्टिकुलरली फॉर केनिया के लिए हो गई, कल नाइजीरिया के लिए हो गई। आई स्टिल फील क्योंकि वी आर ऑपरेटिंग इन अफ्रीका फॉर लास्ट 40 years, ठीक है जी, ट्रेंड उनका ऐसा ही है, माहौल उनका ऐसा है, सारा कुछ है, लेकिन जब ये एक्सचेंज ऑफ फाइल्स, एक्सचेंज ऑफ मेल्स बंदा देखता है तो अल्टीमेटली डिस्करेज हो जाता है। अगर आपने लोगों को मजीद इंसेंटिव देने हैं, इंकरेज करना है, तो प्रॉपर उन लोगों को जो मेच्योर हो, पर्टिकुलरली फॉर न्यू कमर्स। वी आर अल्हम्दुलिल्लाह वेल साउंड, वी आर एक्सपोर्टिंग टू केनिया, टू तंजानिया, टू ट्यूनिसिया एज वेल इन अफ्रीका, अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलरली। तो लेकिन न्यू कमर्स के लिए जरूरी है कि उनको कोई मेच्योर किस्म का काम दिया जाए, अदरवाइज आपकी जो इतनी मेहनत है ना वो शायद रंग ना ला सके। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक नो मोर क्वेश्चन। सर मैं कुछ कहना चाहूंगा, जी मुझे इजाजत मिले। प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए ये सर एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम अपनी बात भी आप तक पहुंचा सके कि हम आपसे क्या चाहते हैं। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के दरमियान में कहा था कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है अफ्रीका को लेके, उस पर हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। देखिए लेदर और टेक्सटाइल हमारे 2 बड़े सेक्टर हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बास्केट इस पर डिपेंडेंट है। अब लेदर और टेक्सटाइल दोनों जो हमारे सेक्टर्स हैं वो ज्यादातर EU मार्केट के ओरिएंटेड है। हमारे एक्सपोर्टर्स की ज्यादा ओरिएंटेशन भी उन्हीं तमाम मार्केट्स की लेके है। वैसे ही जो वहाँ के इंपोर्टर्स हैं किस तरह वो बिजनेस मॉडल बनाते हैं और हमारे एक्सपोर्टर्स उनसे किस तरह डील करते हैं, ये उनकी ट्रेनिंग हुई है। अफ्रीका डिफरेंट है, इसको हमें समझने की जरूरत है। यहाँ पे वो बिजनेस मॉडल अप्लाई नहीं होता, ना ही यहाँ पे हमारे टेक्निकल्स इतने स्ट्रांग है।
यहाँ पे जब हम मार्केट में जाते हैं हमें इंडियंस मिलते हैं, हमें चाइनीज मिलते हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज के नहीं बैठे हुए, पिछली 2-3 दहाइयों से बैठे हुए हैं और ग्रेजुअली उन्होंने ही इस मार्केट को एक्सप्लोर किया और अपनी तमाम जो यहाँ पे सप्लाई चेन्स के चैनल्स हैं उनको डिस्कवर किया और एक्सपोर्ट को उन्होंने डाइवर्ट किया है डिफरेंट बाकी स्टेशन से। तो मेरी गुजारिश बेसिकली ये है कि वो जो हमारा बिजनेस मॉडल यूरोप वाला है उसको हम थोड़ा साइड पे रख के हम अफ्रीका का अपना मॉडल बनाते हैं। जिस तरह फयाज साहब ने फरमाया, ये हमारे पुराने एक्सपोर्टर हैं यहाँ के, इस तरह के लोगों को हम सामने लेकर आते हैं और मिलके उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हैं। और इस चीज़ को देखें, हमें ना इसको ज़हन नशी करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आप लोगों को फिजिकली खुद भी आना पड़ेगा, उसके बगैर अफ्रीका आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते। चाहे आप ईमेल्स करें, चाहे आप टेलीफोन्स करें, चाहे आप ई कॉमर्स के डिफरेंट चैनल्स को यूज़ करें, यहाँ आप नहीं आ सकते, यहाँ पेनिट्रेट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमीज नहीं है उस तरह की। यहाँ के बैंकिंग चैनल्स डिफरेंट हैं। मिसाल मैं आपको देता हूँ बेनिन की। बेनिन में मुझे एक्रेडिटेड मुल्क है। अब CAD की बात हुई। अब CAD का सबसे बड़ा मसला क्या है कि शिपमेंट पहुंच जाती है और इंपोर्टर कहते हैं कि मैंने पेमेंट नहीं करनी, आप अपनी प्राइस कम करें वरना मैं शिपमेंट रिलीज नहीं करूंगा। एक्सपोर्टर फंस जाता है, एक्सपोर्टर को ब्लैकमेल करता है। आप सारे एक्सपोर्टर बैठे हैं, आप समझ रहे हैं CAD की मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब वहाँ पे कमर्शियल सेक्शन क्या करे? तो फिर बैंक, खैर इस तरह का केस भी हमारे सामने आ गया, फिर ग्रेजुअली हमने उसको मैनेज भी कर लिया। लेकिन यहाँ की जो डायनामिक्स हैं उसको समझ के हमें स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। तो पहली मेरी आपसे गुजारिश ये है कि बराए मेहरबानी आप फिजिकली हमारे पास आएँ, हमें मौका तो दें कि हम आपको मार्केट में लेके जाएं, आपकी फिजिकल B2B कराएं, आपको प्रोडक्ट की आपको हम नो हाउ दें। और ग्रेजुअली मुझे यकीन है कि पाकिस्तान का लेदर सेक्टर, खासतौर पर फुटवेयर और टेक्सटाइल सेक्टर यहाँ पे बड़ा अच्छा पेनिट्रेट कर सकता है। लेकिन क्योंकि हमारा मॉडल ऐसा है कि उसमें एक बुनियादी फ्लॉ है कि हम नहीं आना चाहते यहाँ पे, हम बस लिस्टें मंगवा लेते हैं और उसके बाद जो हम ईमेल्स करते हैं और जवाब नहीं आता, तो ग्रेजुअली वी गेट डिसहार्टेड। तो दिस इज व्हाट वी वांट टू डिस्करेज। हम आपस में भी बड़े डिफरेंट जो हमारे और कह लें कि सेक्टर्स के ट्रेड बॉडीज के लोग हैं, हम उनसे भी बार बार यही कह रहे हैं कि खुद हमारे पास आएँ, हमें मौका दें कि हम एक दफ़ा आपको मार्केट में खुद लेके जाएं, आपकी B2B कराएं। यहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पे आप आएँ। ग्रेजुअली आज आप चलना शुरू करेंगे तो 5-7 साल के बाद ग्रेजुअली आपका रास्ता बन जाएगा। यूरोप में भी हमने इसी तरह बनाया था, रातों रात कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर हमने लुक अफ्रीका पॉलिसी बनाई है, आप भी इसमें हमारे साथ हैं, हम मिल के इस पे चलते हैं। जो हमने करना है वो हमें आप डायरेक्ट करें, हमें बताएं कि क्या करना है, हम वैसे करेंगे आपके साथ। बिल्कुल उस मार्केट में आपके कस्टमर को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। मैं भी यहाँ पर आया, मेरा पहला केस फैसलाबाद का था। फैसलाबाद की पार्टी के $10,000 यहाँ फंस गए। इंपोर्टर कहते हैं ये पैसे नहीं भिजवा सकता, ये मेरे पहले महीने की बात है। हमने सेंट्रल बैंक से बात की, उन्होंने कहा जी मसला ही कोई नहीं है, भिजवा दिए। बट असल बात यह है कि हमारे आपस के चैनल्स क्लियर हो, हमारा बिजनेस मॉडल क्लियर हो और हम उसको फिर इम्प्लीमेंट करें मिलके। तो ये मेरी एक बुनियादी सी गुजारिश थी आप सबसे, और मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह डिफरेंस क्रिएट करेंगे। शुक्रिया। ये जनाब मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, ठीक है? मेरी आवाज आ रही है? मुजम्मिल हुसैन मेरा नाम है, मैं टावल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जनरल सेक्रेटरी हूँ। और मेरा आजकल फोकस जो है ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग और वर्चुअल मार्केटिंग पर है, और मैं उस पर मुसलसल काम भी कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक मैं उसमें काम भी कर चुका हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आज के इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए, क्या आना और वहाँ पहुँचना तो शायद अभी इतना आसान ना हो और ना सारे लोग पहुँच सकें, तो क्या हम अपने एम्बेसी या कॉन्सुलेट के थ्रू वर्चुअल मार्केटिंग पर कुछ काम कर सकते हैं? तो हम अपना B2B मॉडल बनाए, B2C पर हम नहीं जाना चाहते, B2B मॉडल बना करके फिर जो है हम डिस्कस करें। और आप जो है हमारे सेक्टर वाइज जो है जो लोग इंटरेस्टेड हों, जैसे हमारा होम टेक्सटाइल सेक्टर है, टावल है, बेडशीट है, उसके हिसाब से लोगों को अरेंज करें अपने एम्बेसी में या किसी जगह पर, और हम वहाँ जो है वर्चुअली जो है उनके साथ इन कनेक्ट हो जाएं, ताकि एक रास्ता जो है आज की जो कुछ हुआ, जो होमवर्क हुआ, उसका एक रास्ता निकल आए। फिर उसके बाद जो है जब आहिस्ता आहिस्ता हालात सही होंगे तो विजिट के भी रास्ते निकल आएंगे। जी मुझे भी कुछ कहना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करीम नवाज है, एसएनएस इंटरनेशनल फैसलाबाद से हम लोग काम करते हैं। मेरा आप तमाम कमर्शियल कॉन्सुलेट साहिबान से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी हम आप लोगों से कोई लिस्ट मंगवाते हैं फ्रॉम एनी कंट्री, इवन फ्रॉम यूरोप और USA, मैं सब के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर जो आप लोगों का लिस्ट बनी हुई होती है 10 साल पहले की, कमर्शियल सेक्शन वही लिस्टें उठा के हमें सेंड कर देते हैं।
आजकल देखें जो हालात चल रहे हैं, इमीडिएट ट्रैवलिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबॉडी। हर मुल्क के अपने अपने चल रहे हैं क्राइसिस का, पता नहीं कब जाके ये कोविड की वजह से अलाउ होगा। तो जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि आप लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, आपकी लोकल कॉल्स पे पार्टीज अवेलेबल हैं। एटलीस्ट आप लोग हमें अपनी लिस्ट जो प्रोवाइड करते हैं वो विद परफेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, सो दैट हम उनको ईमेल्स, अपनी कंपनी के ब्रोशर, सैंपल्स और कोई प्राइस नेगोशिएशन, कोई टेलीफोन कॉल्स करके हम लोग काम शुरू कर सकें। एक मेरा ये आइडिया है। सेकंड आइडिया ये है जो मेरी जैसे अभी भाई साहब ने फरमाया, तमाम एम्बेसीज ये कर सकती हैं कि जिस तरह से आज हमने एक TDAP ने बहुत अच्छा काम किया है सबको इकट्ठा करके, इसी तरह से इंडिपेंडेंट एक एम्बेसी अपने एरियाज के 5, 10, 50 व्हाट्सएवर द बिजनेसमैन आर देयर, उनके साथ भी एक ज़ूम मीटिंग वगैरह हम लोग कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि जिसको जो प्रोडक्ट वारे आएगा, रेट आएगा, देखे काम तो इसी तरह से मिलजुल के होगा ना सर। और उसमें फिर ये हो सकता है कि हम सब लोग जो है वो कस्टमर्स के साथ एफिलिएट हो जाएंगे, कस्टमर्स की कोई चीज़ों को हम समझ लेंगे ऑन द टेलीफोन, ऑन द दिस ज़ूम मीटिंग, और उसके बाद हम लोग उनके साथ आपस में कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। दिस इज़ माय आइडिया विच आई रिक्वेस्ट फॉर द ऑल एम्बेसीज, और स्पेशली मैम हुमैरा, हम लोग साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और उस सिलसिले में जो अभी आपने हमें बात की अपनी डिस्कशन में कि आप लोग आएँ, हम आपको पार्टीज़ के साथ मिलवाएंगे, तो इंस्टेंट देखिए इस वक्त तो पॉसिबल नहीं है ट्रैवल करना, और पता नहीं है कब जाके सिचुएशन क्लियर होगी। इस तरह से आप लोग मतलब साउथ अफ्रीकन एम्बेसी भी काम कर सकती है कि जो इस तरह का कोई सेमिनार्स वगैरह अरेंज किए जा सकते हैं विद मतलब तमाम इम्पोर्टर्स के साथ, तो जिसके लिए जो बेनिफिशियल होगा उस तरह से थोड़ा सा हम लोगों का काम जो है वो फास्ट हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर माई आइडिया। और सबसे पहले बॉस आप सबसे एक दस्तबस्ताना रिक्वेस्ट है कि लिस्ट को काइंडली अपडेट कर दीजिए, ताकि अगर कोई यहाँ से बंदा टेलीफोन का एक्सपेंस करता है, मतलब मेहनत करता है, तो एटलीस्ट उसको ये हो कि वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उसके पास हो टू अप्रोच द बायर्स। आई थिंक दैट यू पीपल विल बी एग्री विद दैट। थैंक यू सो मच। प्रेगमिया कराची से जो है कुछ क्वेरीज है हमारी। जो आप कराची वालों को माइक ऑन है, वो बोलेंगे क्या क्वेरी है। प्रेगमिया का माइक ऑन है जी, लेकिन स्पीक थी ये ठीक है मैं जी सर, आप स्टार्ट कर दें। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये बैंकिंग चैनल की जो पेमेंट का पोर्शन है, सब बात कर रहे हैं कि पेमेंट का पोर्शन नहीं है, बैंकिंग चैनल नहीं है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या सजेशन भेजी अपनी गवर्नमेंट को, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, कि किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है? पहले जैसे सपोज हम अगर सूडान को शिपमेंट करना चाहते हैं, तो पहले क्या था कि यहाँ पर पाकिस्तान में थर्ड पार्टी BL अलाउ था, तो उससे क्या होता था कि मतलब कि एक जो इम्पोर्टर का नाम डाल देते थे, जैसे सूडान में बायर का नाम, सेकंड नाम हम उसमें जो था उसमें दुबई की पार्टी का नाम डाल देते थे, या जो भी वो नाम थे पेमेंट के लिए, और थर्ड जो होता था एक्सपोर्ट का नाम डाल देते। तो शिपमेंट यहाँ से डायरेक्ट चली जाती थी सूडान, और पेमेंट जो थी हो जाती थी वो दुबई, वाया दुबई या किसी और चैनल से पेमेंट यहाँ आ जाती थी। अब इस वक्त क्या पोजीशन है कि अच्छा ये चैनल यहाँ पाकिस्तान में पहले अलाउ था, और जो हमारे कम्पिटिटिव कंट्री हैं, चाइना, दुबई, चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, उनके यहाँ थर्ड पार्टी BL यानी और हमारे यहाँ अभी अलाउ नहीं है। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है? दुबई से फिर आगे जाके नया नाम चेंज करके एक्सपोर्ट का नाम दोबारा नया डाल के एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो उसको एक कंटेनर के ऊपर तकरीबन 6 से 7 हज़ार दिरहम एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। तो इसके लिए आपको अपनी जो सजेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को दें कि थर्ड पार्टी जो हमारे कम्पिटिटिव कंट्री उनको अलाउ है, और हम भी पहले अलाउ था, तो अब क्यों इन्होंने बंद कर दिया है? कोई रिस्पॉन्ड करना चाहे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स में से कमेंट पे? अली साहब।
सर इस पे जो हमारी पहली कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई थी उसमें स्टेट बैंक के जो अभी गवर्नर हैं वो भी आए थे और उसमें डिफरेंट जो है ट्रेड बॉडीज वो भी आई थी और उस पर बाकायदा बात भी हुई थी। लेकिन क्योंकि ये अब मैंडेट स्टेट बैंक का है और हमने जितनी भी अपनी रिपोर्ट्स बनाई हैं उसमें हमने पहली प्रायोरिटी बैंकिंग चैनल्स की लिखी है कि इसको स्ट्रेटनाइज किया जाए। मैं जब नाइजीरिया की आपको बात करूंगा, मैं नाइजीरिया में आया तो मैंने सबसे पहले बैंकिंग चैनल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। मुझे जान के हैरानी हुई कि नाइजीरिया में 64 ब्रांचेस थी HBL की, जो अब एक भी ब्रांच नहीं रही, वो वाइंड अप करके यहाँ से चले गए हुए हैं। जो पुराने बैंकर से फिर मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने मुझे बताया जी कि यहाँ पे बैंक था मगर कुछ मसाइल ऐसे आ गए, HBL की जो पीछे मैनेजमेंट थी वो चेंज हो गई, उन्होंने कहा कि जी यहाँ से वाइंड अप करते हैं। अब यहाँ पे फिर मैंने उनको कहा कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। अगर यहाँ पे पाकिस्तानी बैंक आ जाता है, अपनी ब्रांच खोलता है, तो हम कुछ भी ना करें, जो हमारी ट्रेड जिस आप BL वाली मिसाल दे के बता रहे हैं डाइवर्ट हो रही है, वो ही सीधी हो जाएगी तो हमारी फिगर्स फर्क पड़ जाएगा और हमारे एक्सपोर्टर की जो है जो हमारे एक्सपोर्टर की जो कॉस्ट है वो भी मैनेज हो जाएगी। बट दैट इज समथिंग विच इज इनके बियॉन्ड आवर जुरिसडिक्शन। हम तो लिख रहे हैं और बता भी रहे हैं, मगर उसमें स्टेट बैंक के साथ हमें और डिफरेंट जो प्राइवेट पार्टीज हैं, जो इन्वेस्टर पार्टीज हैं, उनके साथ हमें बात करने की जरूरत है ताकि वो बैंक्स यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने पहले फिजिबिलिटी बनाई है वो $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट बैंक के लिए। तो दैट इज यानी कि समथिंग विच वी ऑल हैव टू सिट टुगेदर एंड मेक अ स्ट्रेटेजी फॉर दैट। अब लेबनान ने क्या किया हुआ है, लेबनान के यहाँ पे बैंक्स हैं लेकिन उनका पूरा बैंक यहाँ पे नहीं बैठा हुआ, उनका बैंक सिर्फ LC के लिए उन्होंने एक ब्रांच बनाई हुई है जो सिर्फ LC मैनेज कर रही है। लेबनीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक 3 या 4 बंदों की ब्रांच है, उनकी LC मैनेज करती है, उसका ऑफशोर बैंक यहाँ पे एक शाख खुली हुई है, सिर्फ LC के डॉक्यूमेंट्स मैनेज करके जो पीछे सेंट्रल बैंक है वहाँ पे भिजवा देती है। तो इस तरह के हम छोटे बैंक्स का मॉडल यानी छोटी ब्रांच का मॉडल्स रिगार्डिंग LC या एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स हम कर सकते हैं, लेकिन दैट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट और उसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को हमें लेके चलना पड़ेगा। तो हम तो जहाँ हमारी जहाँ तक बात है हम तो लिख रहे हैं और उसमें हमने जो गवर्नर स्टेट बैंक है उनसे भी हमने मीटिंग जो पहली की थी उसमें डिस्कस किया था, बल्कि ट्रेड बॉडी से भी डिस्कस किया था आके। ये मेरी इनपुट है इसके बारे में। एक्सक्यूज मी, इसके अंदर मैं भी एक थोड़ी सी इनपुट ऐड करना चाहता हूँ। जैसे तमकीन ने बात की, ये स्टेट बैंक की इंटरफेरेंस जो है वहाँ काम आ सकती है जहाँ होस्ट कंट्री जो है उसकी इकोनॉमी थोड़ी ओपन है। अब जो मेरी जो इकोनॉमी इथोपिया की है, यहाँ स्टेट बैंक भी कुछ नहीं कर सकता। इधर सिचुएशन ये है कि ये फॉरेन बैंक्स को अलाउ नहीं करते। जो हमारी इंफॉर्मेशन है इनकी गवर्नमेंट के साथ, वो इसके ऊपर एक्टिवली डिस्कस कर रहे हैं और अगर वो अलाउ कर देंगे शायद हम 1 क्वार्टर या 6 महीने में, क्योंकि इन्होंने अपना टेलीकॉम ओपन किया है अभी और उसके लिए उनकी मल्टीपल कंपनी से आ रही। इसी तरह अगर बैंकिंग चैनल ये ओपन करेंगे तब हमारे स्टेट बैंक या हमारे बैंक्स जो हैं उनकी सिचुएशन थोड़ी होगी, लेकिन होपफुली ये हो जाएगा क्योंकि ये भी रियलाइज कर रहे हैं कि ओपन करना मार्केट को बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर जो अभी यहाँ का जो मॉडल है, जो कुछ लोग यहाँ पे इथोपिया में इम्पोर्ट करते हैं, ये काफ़ी बड़ा मुल्क है, ये 1.25 मिलियन आबादी है इनकी। इनका जो मॉडल है वो वेयर हाउस का मॉडल है। जो पाकिस्तानी बेस्ड या इंडियन बेस्ड यहाँ जो इम्पोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर जो हैं, वो बेसिकली यहाँ अपनी एक कंपनी बनाते हैं और उसके चूंकि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली काफ़ी ज़्यादा है गवर्नमेंट इनकी, तो उनको हल्की सी इन्वेस्टमेंट से अपना वेयर हाउस बनाने की, ऑब्वियसली ये वाली ऑप्शन एक बड़ा एक्सपोर्टर अफोर्ड कर सकता है अगर वो विलिंग हो। तो अभी फिलहाल मेरा ख्याल है कि इस तरह लोग अपने वेयरहाउस जब बनाते हैं तो उनके अपने ही कंसाइनमेंट होती, तो उनका जो कैपिटल का स्लो डाउन है उसको वो ओवरकम कर लेते हैं और खुद ही यहाँ मार्केट में वो उसको वो कर लेते हैं। We can facilitate in that. मेरी इनपुट इसके अंदर करा। Sir, thank you, sir. Thank you. I hope no more question from. Last question. Last. जी, शेर साहब प्लीज। जी, इसी हवाले से इस बात को आगे मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जैसे अभी अमरीर सदक साहब ने बताया, यहाँ पे जब आके मैंने भी यही चीज़ स्टडी की थी कि इधर पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत थोड़ी है और लोग यहाँ पे इस्टेब्लिश क्यों नहीं हो पा रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि फिजिकल प्रेजेंस यहाँ पे नहीं है लोगों की। यहाँ पे आपको 3-4 पाकिस्तानी ऐसे मिलते हैं जो कि 20 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं,
now they are capturing the whole of the market according to their capacity. क्योंकि वो एक बंदा है, उसने जितनी उसके पास कैपेसिटी है, उसने अपना वेयर हाउस भी बनाया, दूसरा रेंट कर लिया, तीसरा रेंट कर लिया, उसने पाकिस्तान से इंपोर्ट की, टर्की से की, चाइना से की, और इज वेरी सक्सेसफुल। इशू जैसे मैंने अभी शुरू में ब्रीफिंग में बताया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वेयर हाउसिंग का। लोग यहाँ पे आते हैं, दे बिकम इम्पोर्टर बाय देमसेल्व्स, फिर उनको पेमेंट के इश्यूज नहीं होते। एक कंपनी उसने रजिस्टर करवाई है हांगकांग में, एक दुबई में, दे मेक देयर पेमेंट थ्रू देयर सब्सिडरीज। तो ये एक वाया मीडिया है, और इन सब का हल मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम सबको मिला है, इसको यूज करें। हम भी जैसे अली ने बताया कि अपनी रिपोर्ट्स में सबसे पहले ये मेंशन करते हैं कि बैंकिंग चैनल्स हों, और ये बात आप लोग भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में और टीडीएपी के हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, तो ये लुक अफ्रीका पॉलिसी की एक सबसे पहली और बड़ी रिकमेंडेशन होनी चाहिए, जो तमाम के जितने भी पाकिस्तानी बैंक्स हैं जो विलिंग है अफ्रीका में अपनी ब्रांचेज ओपन करने के लिए, उनको थ्रू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनको अप्रोच करें या उनसे कहा जाए कि अपनी ब्रांचेज ओपन करें ताकि कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाए चीज़ें। अगर ये नहीं होता तो फिर एक ही आपके पास मॉडल बचता है कि यू हैव टू कम हियर, यू हैव टू रजिस्टर योर ऑफिस, आपको एक बंदा यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, यू विल बिकम इम्पोर्टर, देन यू कैन स्ट्रीमलाइन योर ट्रांजैक्शंस। So thank you शेफ साहब। I think time जी मैडम प्लीज। जी मैडम, आपकी यहाँ पर एक खातून है सारा अदनान, उन्होंने पूछा है, शी इज रिप्रेजेंटिंग मे बी एन एसएमई, और उन्होंने कहा कि शी ट्राइड टू गेट इन कांटेक्ट, she tried to get some contacts in Africa, however it was unfortunate for her to get any। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि साउथ अफ्रीका में, पाकिस्तान में एक हरियाली नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनके पैनल पे 26 कंपनीज है। अगर ये उनके साथ जुड़ जाए, उन्होंने यहाँ पर ज़नोपिया ग्रुप के साथ अभी पिछले महीने MOU किया है। वो ज़नोपिया ग्रुप ऑफ साउथ अफ्रीका इज रिप्रेजेंट्स द एंटायर सदर्न अफ्रीकन रीजन। तो वो आपको जो नाउ दे आर फाइनलाइजिंग देयर मोडस ऑपरेंडी, तो वो आपको सदर्न अफ्रीका में वो प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर वुमेन स्पेसिफिक MOU है और स्ट्रक्चर है, तो उसमें उनको मदद मिल जाएगी। वो हरियाली वाले अपने ऑर्डर प्लेस करेंगे टू ज़नोपिया, और ज़नोपिया वाले टू फर्दर सदर्न अफ्रीका में उनके लिए उनको फैसिलिटेट करेंगे। राइट, आई थिंक मैडम अब कंक्लूड करते हैं हम। नो आई होप कि काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी हमारे एक्सपोर्टर्स को, और ये राब्ता हमेशा आइंदा भी रखेंगे आप लोगों से, और इन्हें प्रॉपर फीडबैक भी मिलेगा। आई एम श्योर कि इन्हें प्रॉपर फीडबैक मिलेगा नेक्स्ट टाइम जब भी ये करना चाहेंगे। तो मैं स्पेशली थैंक करना चाहूँगा सर मुनीर सादिक साहब, जुनेद अहमद साहब, गदाफिर साहब, LD खान साहब, शुएब अनवर साहब, अली तमकीन और मैडम हुमैरा, कि वो उन्होंने शरीक हुए एज उन्होंने अच्छी हमें एक नॉलेज और अच्छी इंफॉर्मेशन दी जो एक्सपोर्टर्स के लिए काम आएगी। और स्पेशली थैंक्स टू FCCI, सियालकोट चैम्बर, PHMA, प्रिग्मिया और दीगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लीडिंग एक्सपोर्टर्स हैं, SMEs हैं, उन सबका शुक्रिया कि वो शरीक हुए प्रोग्राम में और कामयाब बनाए इस वेबिनार को। और स्पेशली मैं थैंक्स करूँगा बासित रऊफ साहब का, क्योंकि सुपरविजन में ये सब कुछ मुमकिन हुआ और इतने शॉर्ट टाइम में हमने अच्छे जो वेबिनार है वो हम करने में कामयाब हो गए। तो थैंक यू अगेन, थैंक यू टू ऑल।